हेलो दोस्तों, आईएएस बाबा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं अपने लक्ष्य प्रोग्राम से रिलेटेड, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम ये आज की वीडियो में देखेंगे जो कि भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें हम सभी इससे संबंधित पहलुओं को देखेंगे, इस विषय से संबंधित कि इस विषय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमें किस प्रकार उन्हें कवर करना है और हमारी इस सब्जेक्ट को लेकर क्या अप्रोच रहनी चाहिए। इसमें यह भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और किस प्रकार का एक ट्रेंड रहा है कि अगर 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं तो उनमें पॉलिटी के सब्जेक्ट कितने हैं, या फिर मेन सब्जेक्ट में पॉलिटी के क्वेश्चन कितने आते हैं, और मेंस में भी GS1 या GS2 या GS3 4 में किस प्रकार से पॉलिटी सब्जेक्ट को या पॉलिटी सब्जेक्ट से हेल्प लिया जा सकता है और हमें किन पहलुओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, जो कि हमारा बेसिक थीम होता है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें किन 3 चीजों पर अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों चीजें लैग करेंगे आप तो कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होगी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, कुछ सब्जेक्ट में आपके कम आते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगते हैं, कुछ सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। उसके पीछे क्या वजह है? कंसिस्टेंसी उस सब्जेक्ट की। जैसे बहुत से लोगों को हिस्ट्री पसंद है, उसकी वजह यह है कि वो जब रिवीजन करेंगे तब भी सबसे पहले हिस्ट्री उठा लेंगे। पढ़ने की बात आएगी फर्स्ट टाइम तो भी हिस्ट्री पढ़ेंगे। वो अलग बात है, आज एंशियंट इंडिया पढ़ रहे हैं, अगले बार जो है मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हिस्ट्री ही पकड़ लेते हैं। फिर अगर किसी को इकोनॉमी अच्छा लग रहा है तो वो इकोनॉमी पर ही ज्यादा जोर देता है। लेकिन आपके मार्क्स उसी सब्जेक्ट में आते हैं या कंफर्टेबल आप उसी सब्जेक्ट में रहते हैं जिस पर आप ज्यादा कंसिस्टेंटली नजर रखते हैं। अब पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा हम जिंदगी में, अपने आम जिंदगी में एज अ एस्पिरेंट अगर एक तरफ हटा देते हैं तो भी हम आम जिंदगी में अपने सबसे ज्यादा किसी भी एक मुद्दे की बात करें या एक इशू या एक टॉपिक की बात करें जिससे हम सबसे ज्यादा फैमिलियर होते हैं, तो वो राज व्यवस्था से संबंधित पहलू होता है या पॉलिटी से संबंधित हो। चाहे वो एक आम नागरिक की जिंदगी की बात हो, या एक रिसर्च स्कॉलर की बात हो, या एक नॉमिनल जो एडमिनिस्ट्रेटर है या प्रशासक या अधिकारी या कर्मचारी है। ठीक है, तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है। इवन आप देख सकते हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर उठाइए, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, चाहे इवन जनसत्ता हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, अगर उसमें 20 पेज दिए हैं तो 20 पेज में से कहीं ना कहीं 15 से ज्यादा पेज ऐसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू को ही कवर कर रहे होंगे। इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, IR, जो कि पॉलिटी से हट के अगर है तो बहुत नॉमिनल न्यूज होती है। क्योंकि हम पॉलिटी में जीते हैं और सबसे ज्यादा हम जो चीजें फेस करते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटी से संबंधित होती है, क्योंकि ये राज व्यवस्था से संबंधित है। राज व्यवस्था जैसे कि वर्ड से ही डिफाइन है कि राज व्यवस्था मतलब किसी एक समूह में, किसी एक क्षेत्र में, किसी एक देश में वहां की राजनीतिक स्थिति क्या है, वहां पे कानून की स्थिति क्या है, वहां पर कानून किस प्रकार बनाए जा रहे हैं, उन कानूनों को किस प्रकार अप्लाई किया जा रहा है या लागू किया जा रहा है, उन कानूनों को लागू करते समय किन चीजों की सहायता ली जा रही है, वो कर्मचारी हो या राज्य व्यवस्था हो या क्षेत्रीय पंचायत स्तर की व्यवस्था हो, वो सारी कहीं ना कहीं पॉलिटी से संबंधित होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात आती है, हमें कोई भी सब्जेक्ट कवर करते समय कंसिस्टेंसी, रिवीजन और अपने आप पर ट्रस्ट बनाए रखना। कंसिस्टेंसी से सेम चीज हम कई लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि कंसिस्टेंसी से यही होता है कि बार बार देखने से आपको याद हो जाता है। अगर आपको याद भी नहीं है तो आपको, जब आप प्रश्न देखते हैं तो आपको अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो भी आप कहीं ना कहीं गलत अगर लिखा है तो आपको वो अटपटा सा लगने लगेगा, आपको वो जबान पे नहीं बैठेगा, आपको उससे सेटिस्फेक्शन, उस टॉपिक से आपको सेटिस्फेक्शन की कमी आएगी। ठीक है, तो इस चीज के लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अब वहीं आगे बात करें हम कि आज के हमारा जो एजेंडा क्या होगा, यानी आज हम इस वीडियो में क्या क्या चीजें देखेंगे। तो आप राज व्यवस्था क्यों पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं वो हमने बता दिया था। आप एक तरह से समझे कि आप 3 तरीके से पढ़ सकते, एक नागरिक की हैसियत से पढ़ सकते हैं, एक एस्पिरेंट की हैसियत से पढ़ सकते हैं,
और अगर आप एक प्रशासक बाद में सिलेक्शन के बाद एक प्रशासक में जो आप प्रशासन के एक पार्ट बनने जा रहे हैं उसमें मदद के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो आपको जो राज व्यवस्था है वो तीनों जगह आपको काम आएगी, क्योंकि एज अ नागरिक आपको अपने अधिकारों का पता तभी चलेगा जब आपको वो चीजें पता होगी। जैसे कि आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन के अधिकार के अंतर्गत इंटरनेट का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण का यानी बेहतर पर्यावरण का अधिकार, या राइट टू रिपेयर अभी आया है, या इवन अभी जो मृत्यु का अधिकार जो आया है, जो यूथनेशिया से संबंधित आया है कि सम्मान पूर्वक मृत्यु का तक का अधिकार। तो आपको ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, या अगर मनरेगा में आपका क्या अधिकार है, कितने दिनों का है, 100 दिनों का है कि 50 दिनों का है, या उसमें आपको भत्ता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, आप एज अ नागरिक कैसे जान पाएंगे जब आपको राज व्यवस्था से संबंधित कानून के सारे पहलुओं की जानकारी होगी कि उस कानून के तहत आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मौलिक अधिकार है, फिर या मौलिक कर्तव्य, आपकी क्या जिम्मेदारी है देश के प्रति या समाज के प्रति, वो सारी चीजें। ठीक है, अब सेकेंड, ये तो हमने नागरिक की हैसियत से। एस्पिरेंट की हैसियत से आप क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए कर रहे हैं तो इसका इतना वेटेज है, कम से कम जो है 15 से 16 क्वेश्चन पॉलिटी से जरूर आते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में आपके कम से कम 3 से 4 चारों पेपर इवन जीएस के, फिर साथ में एसए में भी एक अहम कड़ी साबित होता है पॉलिटी से रिलेटेड, क्योंकि आर्टिकल आपको लिखने होते हैं, पॉलिटिकल प्रिंसिपल आपको लिखने होते हैं। फिर उसके बाद जब आप साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में जाते हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं पॉलिटी में अगर आप स्ट्रांग है तो आपका इंटरव्यू ज्यादा अच्छा जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप अपनी बातों को जस्टिफाई कर पाते हैं, यानी आप अपने तथ्यों को औचित्य, तथ्यों का क्या औचित्य है इसको सही साबित कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, आपके ये हुआ एस्पिरेंट की हैसियत से। फिर उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपकी क्या जिम्मेदारी है नागरिकों के प्रति, आप किस प्रकार एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं, आप जिस संविधान की बुनियाद पर आप नौकरी कर रहे हैं या सेवा प्रदान कर रहे हैं, उस सेवा का जो मूल क्या है, यानी सार क्या है, संविधान का सार क्या है, राजव्यवस्था का सार क्या है, क्योंकि अब आप राजव्यवस्था के एक पार्ट हैं, क्योंकि आप एक सेवक है। ठीक है, तो आप तीनों पहलुओं से देखते हैं कि राजव्यवस्था आपके लिए अहम है। ठीक है, फिर उसके बाद राजव्यवस्था में क्या पढ़ते हैं, तो राजव्यवस्था में उन सारे पहलुओं को पढ़ते हैं जो एक नागरिक प्रशासन में जो जिस चीज की भूमिका अहम है। जैसे आप संविधान हो या संविधान से संबंधित कोई कानून बनाने वाली संस्था जैसे संसद है, फिर उसके बाद राज्य स्तर पे आएंगे तो राज्य विधानसभा, पंचायत स्तर पे जाएंगे तो पंचायत से संबंधित कानून, फिर एज अ नागरिक आप जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फिर उसके बाद आप न्याय से संबंधित आएंगे तो न्यायपालिका। इनफैक्ट इन शॉर्ट अगर समझे तो आप जिन जिन पहलुओं से सामना करेंगे, चाहे वो प्रशासक की हैसियत से या एक नागरिक की हैसियत से, आपको जितनी चीजें राजव्यवस्था से संबंधित आती हैं उन, या फिर आपके अधिकार या कर्तव्यों या मूल्यों से संबंधित आती हैं, वो सारी कहीं ना कहीं आप राजव्यवस्था में पढ़ते हैं, जिनको हम एक एक करके आगे डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम इसमें आगे हम देखेंगे कि पिछले वर्षों में किस प्रकार से पॉलिटी को कवर किया गया, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, जिनको आगे देखेंगे। फिर आगे ये भी देखेंगे कि इसमें आपको अप्रोच क्या रखनी है, किस तरीके से आप कवर करेंगे जिससे जो है पॉलिटी में एक आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस आ सके। होता क्या है कि जब आप सब्जेक्ट, क्योंकि अगर लक्ष्मीकांत उठा के देखेंगे तो हम श्योरिटी से कहते हैं आप कुछ भी कर लीजिए, आप लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ के देखिएगा, आप 5 पेज पढ़ेंगे, 5 पेज के बाद आपको नींद आ जाएगी। अगर हम इवन सलाह भी देते हैं, अगर किसी को नींद ना आ रही हो रात में तो वो पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत उठा ले, वो 5 पेज 6 पेज पढ़ ले, 6 पेज के बाद अपने आप सो जाएगा, उसको कब पता भी नहीं चलेगा कब नींद आ गई। क्यों? क्योंकि वो इतना बोरिंग है, इतना ज्यादा मतलब, क्योंकि सिर्फ फैक्ट 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 की एक दुकान है। तो इससे जो है लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें किस तरीके से पॉलिटी कवर करें। तो पॉलिटी में एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में टाइम लगता है, तो उसमें ही 3-4 साल निकल जाता है समझने में कि संशोधन किस प्रकार का होगा, संशोधन में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, स्टेट लेजिस्लेचर की क्या भूमिका है, या राज्यपाल की भूमिका क्या है, या स्पीकर की, लोकसभा में स्पीकर की क्या भूमिका है। इन सारे पहलुओं को और किस प्रकार किए जाते हैं, या संशोधन किस प्रकार किए जाते हैं, या संवैधानिक मूल्य क्या है। अगर प्रियम्बल अगर सही से, कितनी बार ऐसा होता है कि कई एस्पिरेंट से हम भी मिलते हैं
तो होता ही है कि एक एक डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल तैयारी करते हुए हो गया, उनको प्रियम्बल सही से याद नहीं होता, ना ही प्रियम्बल के जो बेसिक फैक्ट है वो भी उन्हें याद नहीं होते, उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें अगर स्वतंत्रता दिया है तो स्वतंत्रता का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, अगर बंधुत्व की भावना की बात की गई है तो बंधुत्व क्या है, अगर समानता की बात की गई है तो समानता एक्चुअल में क्या है, क्योंकि वो एक थियरी है। सिर्फ समानता का मतलब सिर्फ इक्वलिटी तक ही सीमित नहीं है कि सभी लोग समान है, तो किस प्रकार समान है, ये पॉलिटी में किस प्रकार समान है, किस प्रकार समानता के ही आधार पर या समानता को ही एक समानतापूर्ण समाज बनाने के लिए कैसे आरक्षण का प्रावधान जो है संविधान के अंतर्गत किया है, इन सारे पहलुओं को समझने के लिए आपको अपना दृष्टिकोण क्या रखना है, इन सारे पहलुओं के बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे कि हम प्रीलिम्स के लिए कौन सा पर्सपेक्टिव आपको रखना है और मेंस के लिए कौन सा पर्सपेक्टिव रखना है, और इसमें साथ में हम देखेंगे कि इसमें जब आप अपना सब्जेक्ट कवर करेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो वैन दिया जाता है या वैल्यू एडेड नोट्स है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। वैल्यू एडेड नोट्स के साथ जो है बाबा पीडिया जो आपको दिया जाता है, बाबा पीडिया का क्या है, बाबा पीडिया जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि डेली दिया जाता है, 4 से 5 टॉपिक जो है प्रीलिम्स के होते हैं, मेंस के 2 टॉपिक होते हैं जिन्हें डिटेल में कवर किया जाता है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पॉलिटी जो है एक जो कहीं ना कहीं डायनामिक सब्जेक्ट है जिसमें डेली चेंजेस आता है, जैसे अभी आर्टिकल 21 की बात कर रहे थे या किसी और आर्टिकल की, या जुडिशरी के रोल की बात करें या संसद की भूमिका की बात करें, तो आपने देखा होगा अक्सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया या हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आया तो पूरी चीजें चेंज हो जाती हैं, सारा जो है पहलू ही चेंज हो जाता है। कि मौलिक अधिकार में संशोधन को ही लेके देख लें कि 1976 तक अलग चीजें थी, 1976 के बाद अलग थी, या मौलिक संरचना या मूलभूत संरचना जिसे फंडामेंटल कहते हैं या बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट आया तो पूरा एक संशोधन की प्रक्रिया में ही बदलाव आ गया और उसमें एक लिमिटेशन लग गया कि कौन सी चीजों को संशोधन किया जा सकता है, किन चीजों को नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में आपको डेली अवेयर रहने के लिए कि कौन से अभी जो है न्यायपालिका की स्थिति क्या है या संसद की क्या स्थिति है, कौन कौन सी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन, एक हफ्ते पहले ही तमिलनाडु को लेकर और केरल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल जो है एक सर्टेन टाइम यानी एक निश्चित समय से ज्यादा दिनों तक जो है अपने पास बिल को रोके नहीं रख सकता अनावश्यक रूप से। तो इस तरह से ये आप ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी जजमेंट आ रहा है तो उसको कहां पर अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जो 10वीं अनुसूची या दल बदल अधिनियम से संबंधित जो आपके अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका या सभापति की भूमिका से भी संबंधित आया, कैसे पहले अलग चीजें था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये जो है अंतिम निर्णय नहीं होगा इन लोगों का, ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है, या राष्ट्रपति के भी निर्णय को इसमें जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा गया। किस तरीके से इन सारे पहलुओं को देखेंगे कि इसमें जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर या मौलिक संरचना की बात किस तरह से लाई गई, ये सारे पहलू जो है किस तरह से इंटरलिंक है और हमें कैसे जो है 360 डायमेंशन में कवर करना है कि जिससे कोई टॉपिक अगर आपसे पूछा जाए, अगर वो प्रीलिम्स में पूछा जाए या मेंस में पूछा जाए, आपके लिए उसके आंसर निकालना आसान हो। मतलब क्रक्स यही हमारा है कि आप किस तरीके से ज्यादा नंबर लाएं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम जिन चीजों को जूझते हैं उसके बाद देखेंगे कि तथ्यों को याद कैसे रखें और अर्थव्यवस्था में नोट्स कैसे बनाएं, किस प्रकार का हमें अप्रोच रखनी है, कैसे, क्योंकि एक लेंथी सब्जेक्ट है। अगर आप देखें आर्टिकल की बात सिर्फ करें, जो अनुच्छेद जिसे कहा जाता है, और अनुसूची की बात करें तो यही हमारी 12 अनुसूची या फिर आर्टिकल जो है हमारे लगभग 450 से ज्यादा, अगर क्यूमुलेटिव सारे देखें जो अमेंडमेंट के साथ आ रहे हैं तो 450 से ज्यादा आप कितने याद करेंगे, आप कितने वहां पर लिख पाएंगे, क्योंकि एक आर्टिकल में भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आर्टिकल 51A को ही ले ले तो वो पूरा मौलिक कर्तव्य, अब मौलिक कर्तव्य में कितने, शुरुआत में 10 थे, फिर उसके बाद एक ऐड किया गया 11, अभी हो सकता है कि आगे फिर ऐड किए जाए या फिर निकाल दिए जाए। किस आर्टिकल में से, जैसे जीएसटी आया जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब उसके बाद जीएसटी के बाद कौन से संशोधन किए गए, तो उसमें कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया, उसकी स्थिति क्या है, या फिर जैसे आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस को तो वो कौन सा संशोधन था। तो ये सारी चीजें क्या होता है कि ये एक डायनामिक सब्जेक्ट होने की वजह से हमें याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड फैक्ट है उनको कैसे याद रखें, उनको देखेंगे। फिर उसका रिवीजन
रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहले पहले लेक्चर से हम बताते आ रहे हैं। आपको पूरी दुनिया आपको वर्गला रही है कि ये टेक्टिक हमने फॉलो की, आसानी से कर लिया, ये टेक्टिक आपको आपने किया, लेकिन फैक्ट यही है कि आपका कुछ नहीं होने वाला अगर आप रिवीजन नहीं करें। आप कितने भी टॉपर की वीडियो देख लीजिए, वो झूठ बोलते हैं, वो आपको वर्गला रहे हैं सिर्फ अपना व्यू बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है। आप ईमानदारी से फॉलो करिए, आपको रिवीजन करना ही होगा, इसका कोई दूसरा चारा नहीं। आप जो टेक्निक है कि राम श्याम करके याद कर ले या श्याम राम करके याद कर ले, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। वो जब एग्जाम में आपका वो तुक्का भिड़ जाए, एक सवाल आपका हो जाए उससे, वो अलग चीज है, लेकिन आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा। ये छोटे मोटे टिडबिट आप जो लगा के करते हैं, आपको प्रॉपरली रिवीजन सारे सब्जेक्ट का करना ही होगा। और जो टॉपर्स हैं उनके बहकावे में मत आइएगा, वो व्यूज के लिए ऐसा करते हैं, बट उनका कोई वो नहीं है। वो खुद जो है 4-4 5-5 साल से रगड़ के पढ़े होते हैं, वो सब काम किए होते हैं जो आपको नहीं करने के लिए बताते हैं। जो वो चीजें बताते हैं आपको लगता अच्छा है, लेकिन एक सीधा सीधा अप्रोच है। आप सिर्फ रिवीजन करिए, आप अपने नोट्स बनाइए, आप उन चीजों को याद, क्योंकि आप जो पेपर है वो एग्जामिनर के पास आप नहीं जा रहे हैं, आपकी पेपर जा रही है। अगर मेंस है तो आपकी कॉपी जा रही है, प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपकी ओएमआर शीट जा रही है। सिर्फ उसी से आपका पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन किए। आप देखिएगा पेपर का जो स्टैंडर्ड है, अभी भी इस साल क्या है कि कुछ क्वेश्चन हम होता ये है कि हम 2-4 आसान क्वेश्चन पकड़ के लेके बैठ जाते हैं। जैसे इस साल भी यूपीएससी ने 2025 में पूछा कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट क्या है, या फिर गांधी जी से संबंधित जो भी सवाल आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे कि कोई अगर मतलब 2 महीने पहले भी तैयारी शुरू किया हो तो वो भी आसानी से कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि अरे वहां पे हमने सुना था, अरे ये तो हम आसानी से कर रहे हैं, पर उससे आपका कट ऑफ नहीं निकलेगा, ना ही उससे सिलेक्शन होगा। अगर कभी पीटी में भूल चूक हो भी गया तो आप मेंस में 2 लाइन नहीं लिख पाएंगे, इंट्रो की जगह आप 1.5 पेज 2 पेज भर देंगे इंट्रो के नाम पे, फिर आपको फैक्ट तक नहीं याद आएगा कि हम लिखें क्या। तो इन सारी चीजों से बचने से अच्छा है कि आप रिवीजन करिए प्रॉपर। अब प्रॉपर जो आपका सब्जेक्ट है, एक बार कम से कम पूरा ईमानदारी से कवर करिए। आप हमारा वीडियो देखिए मत देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपको अभी भी ये सलाह देंगे कि आप ईमानदारी से एक सब्जेक्ट जो भी आपका, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जो साइंस टेक है, उसको आपको जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसको एक बार पूरा जरूर कवर करिए। फिर उसके बाद अगला रिवीजन करिए, उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि अगर आप इस तरह से रैंडम वीडियो, क्योंकि पहले हम भी अभी पिछले साल से हमने भी यही काम किया था, वो रैंडम वीडियो बना रहे थे, लेकिन हमें समझ में आया कि उसका कोई मतलब नहीं होता। हमारे व्यूज तो आ जाएंगे पर ना हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना स्टूडेंट को, कि आज बना रहे हैं, उठे आज राज्यपाल पे बना दिए, कल प्रेसिडेंट पे बना दिए, कल किसी और इश्यू पे बना दिया, बर्निंग टॉपिक पे, अभी ईरान इजराइल पे बना दिया, तो वो उस पे व्यू आएंगे, पर ना आपको फायदा होगा ना हमें फायदा होगा एक्चुअल में। तो इसके लिए रिवीजन आप करिए अब प्रॉपर सब्जेक्ट का। अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको, अभी जैसे जून है तो आपका, अगर मानिए कि अगर आप 1 जुलाई से भी स्टार्ट करते हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप दिसंबर तक ईमानदारी से अपना जो सब्जेक्ट पूरा कवर करें एक बार, फिर उसके बाद दूसरा रिवीजन स्टार्ट करें। होता यही है कि लोग जो है, क्योंकि ये सारी चीजें हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजों को हम खुद फेस किए हैं, हम खुद अपना टाइम बर्बाद किए हैं। दूसरी चीज, अगर एक बार आप रिवीजन कर लेंगे पूरा सब्जेक्ट का, तो फिर अपने आप आपको उस पर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप याद करने लगेंगे। फिर उसके बाद अगर आप वीडियो देखेंगे किसी भी टॉपिक का, जो भी आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है या जो टॉपिक नहीं समझ में, फिर वो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। क्योंकि आप अगर रैंडम देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे, ये हमसे अभी गारंटी ले लीजिए। फिर उसके बाद आता है कि उत्तर लिखना कब आरंभ करें। तो उत्तर लिखने का कोई दिन या कोई मुहूर्त नहीं होता। आप जैसे आज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से संबंधित एक प्रश्न जरूर लिखें। जैसे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही अपना आंसर राइटिंग लिखें, और फिर अपना एक मुहूर्त निकालें कि हम मंडे से लिखेंगे या संडे से लिखेंगे। उसका कोई दिन नहीं आएगा, आप एक एक दिन करके पहुंच जाएंगे दिसंबर तक। दिसंबर के बाद बोलेंगे कि हम मेंस राइटिंग, अभी हम कंटेंट डेवलप कर लेते हैं, फिर मेंस राइटिंग हम करेंगे प्रीलिम्स निकलने के बाद।
लेकिन प्रीलिम्स का जब आएगा तो आप बॉर्डर पे होंगे, तो फिर उसके बाद इंतजार करेंगे कि आप जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका नहीं होगा या होगा, अगर होगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी क्योंकि आपसे लिखा नहीं जाएगा, और नहीं होगा तो फिर आप सेम साइकिल में जाके फिर आप दिसंबर तक यही काम करेंगे कि सिर्फ फैक्ट पढ़ेंगे, सिर्फ बैठ जाएंगे लाइब्रेरी में या घर पर सिर्फ पढ़ते रहेंगे। उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि याद नहीं होता। क्योंकि एज ए ह्यूमन अगर आप कितना भी पढ़ लें, 3 महीने आप छोड़ेंगे, आपके दिमाग से ऐसा गायब होगा कि आपको हवा भी नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि हमने कभी ये चीज सुनी ही नहीं है। जिसको आप इंपॉर्टेंट या गोला लगा लगा के पूरा एकदम लाल कर दिए होंगे, वो पेपर में आएगा या कोई इंसान पूछेगा तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो चीज है क्या, जिसको आप 10 बार पढ़ें। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। आज सेकंड चीज, जब आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का आप गौर करिएगा, जब कोई आंसर लिखते हैं ना तो आपको क्या होता है कि उस सब्जेक्ट पे कमांड आने लगती है। आप एक्चुअल में लिखते हैं फैक्ट्स जो आपके दिमाग में होता है, याद होता है। इससे जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी यानी याद करने की क्षमता आपकी जो है बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ती है उत्तर लिखने से। क्यों? क्योंकि लिखने में अलग फैक्ट होता है। और दूसरी चीज याद रखिए, कभी भी उत्तर लिखिएगा तो थोड़ा सा पढ़ाई और उत्तर लिखने के बीच में गैप दीजिएगा। ये नहीं कि उठे, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा और उसी टाइम लिख दिए तो दिमाग में जो चीज थी वो पूरा उतार दिया। ऐसा मत करिएगा। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप प्रेसिडेंट से संबंधित अभी या राज्यपाल का कोई इशू आया है या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, तो आपने अगर टॉपिक पूरा पढ़ लिया तो उससे संबंधित क्वेश्चन आप बना लीजिए कि हमें ये क्वेश्चन लिखना है। या क्वेश्चन आपको हजारों मार्केट में पढ़े, टेलीग्राम पे देखिए या आप वेबसाइट पे देखिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए। लाखों क्वेश्चन पड़े हुए, पूरे एकदम भंबार एकदम हो रखी है, तो आप वहां से उठाइए। आप एक अगर हो सके तो जैसे आप सो के उठते हैं, जब भी आपने पढ़ा उसके बाद सो जाइए। सो के उठने के बाद जब आप लिखेंगे तब आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि आपको कितना याद है कितना नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप सोएंगे, अगर आप मन से नहीं पढ़े हैं, समझे नहीं है, तो आपके दिमाग से सब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज रही बात। इसके बारे में आगे हम, क्योंकि रिवीजन मेंस आंसर राइटिंग, ये 2 फैक्ट ऐसे हैं कि जिस पे हम सबसे ज्यादा जोर डालते हैं अगर आपको एक्चुअल में निकालना है। आप ये बात कर रहे हैं, अगर आप हिंदी के हैं तो आपके हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में लिखना भी आसान होता है, इंग्लिश वाले लिखते भी हैं क्योंकि स्टार्टिंग से लिखते हैं। इंग्लिश में आप ये चीज जान लीजिएगा कि ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, मैपिंग करना बहुत आसान होता है अगर आप हिंदी में बैठेंगे वो काम करने। इसलिए हिंदी वालों को पहले दिन से ही लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना चाहिए। उन्हें अपना कंपेयर नहीं करना चाहिए कि कैसे करेंगे कैसे नहीं, क्योंकि साइंस का एक स्टूडेंट है तो उसको ग्राफ बनाने में या समझाने में बहुत कम टाइम लगेगा। एक आर्ट साइंस से है या आर्ट साइंस या बीएससी या बीए का स्टूडेंट है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अपनी बातों को समझाने के लिए। तो इसलिए आप आज ही से जब आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो जो चीज पढ़ें उसके बारे में, चाहे आप उस पेज को जला के फेंक दीजिए लेकिन लिखिए जरूर। ठीक है, अब क्या है कि आप राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ें और क्यों पढ़ना है। तो एक चीज आपको हमने बता दिया कि क्यों पढ़ना है। सबसे बार बार रिवीजन सेम चीज को करने से हमें यहाँ पे वीडियो और लंबा अननेसेसरी हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभ्यर्थी के रूप में, जैसा कि हमने कहा था कि सिर्फ अभ्यर्थी के रूप में ना पढ़े, आप एज अ सिटीजन, एक नागरिक के हैसियत से, और फिर सिलेक्शन के बाद एक प्रशासक की हैसियत से आप अपने को पढ़े। क्योंकि जब आप सेम अप्रोच अपनाएंगे तो अपने आप जो एक यूनिवर्स कॉल होती है वो अपने आप आपके अंदर वो ग्रेविटी आने लगेगी, जिससे आप खुद, जब आप अपने आप को प्रशासक समझेंगे तभी आप प्रशासक बन पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, तो सिंपल से जो जिन फैक्ट्स के बारे में अभी बात किया था वही कि संविधान सबसे बड़ा, क्योंकि संविधान में आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके जो भी चीजें, जो लॉ बन रहे हैं, जिन लॉज को हम फॉलो कर रहे हैं, जो हम पर अप्लाई हो रहे हैं, उन सारी चीजें कवर होती हैं। फिर उसमें उसी से लॉज से निकले हैं कि उनकी फिलॉसफी क्या है, क्योंकि सबसे अब फर्स्ट चैप्टर कौन सा, प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है, दर्शन है संविधान की, कि संविधान जिस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज को हम, जो चीज हमारे पास अप्लाई हो रही है वो क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसका सार क्या है, और संविधान क्या है। अगर एक तरह से एक समझिए कि लॉज क्या होते हैं, संविधान तो एक लॉ है, संविधान एक लॉ बुक है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या चीज होते हैं, इसमें एक क्या होता है कि एक बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल या बेसिक सेट ऑफ लॉज होते हैं जो है जिस पे सभी नागरिकों की सहमति होती है और वो खुद पर अप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो एक जब जैसे जैसे अभी इनिशियली सोसाइटी अभी तो नोमैड थी स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जैसे जैसे समाज बना तो उसने क्या हुआ कि समाज में अनार्की नहीं रह सकती, तो उस अनार्की को दूर करने के लिए कुछ प्रिंसिपल बनाए गए जिसको आगे सामान्य इच्छा या जनरल विल भी कहते हैं। इसको जनरल विल भी कहते हैं कि सामान्य इच्छा, मतलब सामान्य सभी आम लोगों की सहमति से जो कानून बनाए गए। ये जो है रूसो का भी कॉन्सेप्ट इसी पे दिया था, जॉन जैकलिन रूसो, जो कि एक फ्रेंच फिलासफर थे। लेकिन आप इतना समझिए कि संविधान क्या है। संविधान एक बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल है या बेसिक सेट ऑफ लॉज है जिससे लोग जो है अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और अपने लिए कानून बनाते हैं, जिसमें जो है एक अनार्की से बचा रहे या अराजतांत्रिक अवस्था से या अव्यवस्था समाज में उत्पन्न होने से लोग जो है बचे। फिर उसमें इसमें क्या होता है कि कुछ अधिकार, सिंपल सा उससे कि नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, उसके बदले नागरिकों का कुछ कर्तव्य, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू की तरह। अगर आपको अधिकार दिए गए हैं तो साथ में अधिकार, जैसे पावर कम्स विथ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वह सेम चीज है कि आपको अधिकार दिए गए हैं तो कुछ उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े होंगे। फिर अब क्या है कि ये जो रूल्स हैं वो अप्लाई किस तरह से हो रहे हैं जिससे कोई एक इंसान या मतलब फिर से वो राजवाड़ा टाइप की स्थिति ना आने पाए, या जो शक्ति है उसका संकेंद्रण जो है कुछ हाथों में ना होने पाए। तो इसके लिए क्या है कि कुछ पिलर बनाए गए हैं। ठीक है, ये मॉन्टेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पावर के तहत ये बना दिया गया था। तो इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों को तीन पिलर बना दिए गए थे। तीनों की अपनी अपनी शक्तियां थी, तीनों एक दूसरे से अलग काम करते हैं। इससे क्या है कि चेक एंड बैलेंस यानी रोक और संतुलन बना रहता है, जिससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती और सभी प्रणालियां जो है एक अच्छे तरीके से काम करती है। फिर उसके बाद आता है स्थानीय सरकार, क्योंकि अब ये तो सेंटर पे बात कर दिया। फिर स्थानीय सरकार में आपकी पंचायत भी आ जाएगी, आपकी राज्य सरकारें, जैसे मतलब एक टॉप, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फिर इससे ऊपर नीचे स्टेट का आ जाएगा। अब जैसे इतने स्टेट हैं, अब इससे क्या नीचे आएंगे, इससे नीचे जो है कई संस्थाएं, तो ये जो है पंचायत आ जाएंगे। मतलब ये आप एंशियंट टाइम से पढ़ रहे होंगे ये स्ट्रक्चर की ऊपर जो है ऊपर कंसेंट्रेट होता जाएगा, नीचे जो है आके जैसे ग्राम स्तर की ग्राम सभा, आपने ये मौर्य काल में भी पढ़ा है, गुप्त काल में भी पढ़ा है, मुगल टाइम में भी पढ़ा है, सल्तनत टाइम में भी पढ़ा है। उनमें आपको नाम भी याद रखते कि सेंटर का अलग नाम होता था, फिर राज्य का नाम होता है, जैसे किस कई जगह उपरिक है तो भोक्ति है, फिर उसके बाद विषय है या फिर जनपद है। अलग अलग चीजें, अलग अलग नाम अलग अलग टाइम में दिए गए हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यही है कि चीजें जो टॉप डाउन जो अप्रोच हो, जिससे जो है सेम एक चीज है कि लॉ का एप्लीकेशन या इन्फोर्समेंट उसको लागू अच्छे तरीके से किया जा सके और सबके जो है अधिकारों के रक्षा किया जा सके। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके लिए कुछ बॉडीज बनाई गई हैं इन अधिकारों को मॉनिटर करने के लिए, जैसे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। कुछ संवैधानिक है, कुछ गैर संवैधानिक, इनको भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक वॉचडॉग का काम करते हैं, यानी एक नजर रखते हैं कि जो संविधान में लॉज बनाए गए हैं वो उनका एप्लीकेशन यानी उसका अनुप्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। जैसे एसटी या एससी से संबंधित जो लॉज हैं या उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए, या उनके जो अच्छी तरह से लागू कर किया जा रहा है या नहीं, या उनमें कोई कमियां तो नहीं है, या उनको मॉनिटर करने के लिए एक तरह एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, इसी तरह सबके कमीशन है, माइनॉरिटीज कमीशन है ना। तो ये चीज हमारे निकाय हो गए। कुछ संवैधानिक है, संवैधानिक उन्हें कहते हैं जिनका संविधान में जिक्र किया, गैर संवैधानिक उन्हें कहते हैं जो जिनका संविधान में नहीं। अब गैर संविधानिक में कई तरीके के, कुछ जो है जो लॉज के तहत बनाए गए हैं, जैसे कि माइनॉरिटीज कमीशन है, ठीक है ना, या वीमेन कमीशन है जो महिला आयोग है। वो क्या है कि संसद द्वारा एक पारित अधिनियम के तहत बनाए गए। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनको संसद द्वारा पारित अधिनियम की जगह जो आपकी कार्यकारिणी है या एग्जीक्यूटिव है उसने डायरेक्ट बनाया, जैसे नीति आयोग। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी होता है कि किस तरीके का शासन, मतलब एक तरह से आप देखिए सारे जो हम आ रहे हैं एक एक करके सारे इंटरकनेक्ट है। ठीक है,
तो आपको एक तरह से इसी तरह से अगर आप याद करेंगे तो आप जो है एक चेन बना पाएंगे, और अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप इंटरलिंक कर पाएंगे अपने पॉइंट्स को। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे एक वॉचडॉग आ गया, फिर एक जो है, एक तो संविधान में जैसे दे दिया है कि किसी मतलब समानता लाना समाज में। ठीक है, अक्यूमुलाइजेशन या संकेंद्रण ऑफ संपत्ति या वेल्थ, अक्यूमुलाइजेशन ऑफ वेल्थ को कम करना कि जिससे एक जगह से ना आए, या फिर कोई कोई वित्तीय संबंधित है या कोई मतलब राजनीति से संबंधित है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लॉज ही बनाने से सिर्फ नहीं होगा या मॉनिटर करने से। क्यों? क्योंकि उसको लागू लागू किस तरीके से करेंगे, तो वो लागू करने के लिए जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ते हैं, और सारे जो है संभव नहीं है कि संविधान में मेंशन किया जा सके। जैसे कि बाल मजदूरी निषेध, सिर्फ इतना है, एक लाइन लिख दिया। तो अब बाल मजदूरी निषेध के लिए जो है एक बॉडी बनेगी। अब वो बॉडी के साथ जो है विनियमन लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार जो है कर्टेल करेंगे, कौन कौन से उसके दिशा निर्देश होंगे। तो दिशा निर्देश जो बना रही है उसको विनियामक निकाय या रेगुलेटरी निकाय या रेगुलेटरी बॉडीज कहते हैं। जैसे आपकी आरबीआई भी है, ये सारे, या इरडा है, जो मतलब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बनाई गई हैं संस्थाएं, जैसे सेबी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो ये क्या है कि विनियामक निकाय है। फिर उसके बाद आता है शासन या गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब है कि जो अब ये जितनी चीजें अभी पढ़ा है आपने ऊपर, इन चीजों को किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है ना, जैसे सरकार का भी नारा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो गवर्नेंस का मतलब क्या है कि शासन व्यवस्था किस प्रकार से अच्छा हो। जैसे आरटीआई है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर सोशल ऑडिट है। ये सारी चीजें किसके तहत आएंगी? शासन व्यवस्था के तहत। या मिशन कर्मयोगी, जिसमें देखा है कि सिविल सर्वेंट को किस तरीके से अपनी सेवाओं को और ज्यादा अच्छे तरीके से डिसिपेट करना चाहिए या लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो वो किस में आएगा? शासन व्यवस्था में। फिर उसके बाद हमें क्या जानना है? सरकार की नीतियां, योजना, कानून। इसमें जो आपकी जो करंट की सरकार है या पिछली सरकारों की आप तुलना करते हैं, उनकी सरकारों की जो नीतियां हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, स्कीम है, उनको स्टडी करते हैं कि मेजर स्कीम्स कौन सी हैं और किस प्रकार से ये काम कर रही हैं, इसके इंपॉर्टेंट पहलू क्या हैं, उनके इम्प्लीकेशन क्या है। जैसे अब राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन का मतलब शिक्षा का अधिकार, इसको दिया गया है आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो ये तो संवैधानिक हो गया। फिर इसी तरह इसको हमारे डीपीएसपी यानी निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया। फिर उसके मौलिक कर्तव्य में भी ये शामिल है। जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है वो यही है। अब इसको अप्लाई किस तरीके से किया जा रहा है? तो योजनाओं के थ्रू, योजनाएं, कानून, ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं। जैसे आपको मिड डे मील है, सर्व शिक्षा अभियान है, और इसी तरह रिलेटेड कई कानून हैं जो मतलब किसी जो नियम बनाए गए हैं या संविधान में जो प्रावधान है उनको और अप्लाई करने के और लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से पहुंचाना है, क्या क्या प्रावधान करना है, क्या क्या रेगुलेशन रखना है। तो आप लोग, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे इतने में कि एक्चुअल में हमारा पॉलिटी जो पढ़ना है, हमारे पॉलिटी में क्या हमारी अप्रोच बेसिक रहनी चाहिए, हमारा किस प्रकार जो है हमें कवर करना है। ठीक है, और डिटेल में आगे देखेंगे कि हमें किन किन पहलुओं पर ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट्स में कि किस प्रकार से पिछले वर्षों में जो इससे संबंधित सवाल पूछे जा चुके हैं। तो अब बात करें अगर सब्जेक्ट वाइज तो कि कितने आए हैं क्वेश्चन, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे इंडियन इकोनॉमी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इन्वायरमेंट है, एक करंट अफेयर है, इंडियन पॉलिटी है। तो अगर हम पॉलिटी सेक्शन की यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम पॉलिटी सेक्शन की बात करें तो देखिए कि पहले जो 2017 में जो है 22 सवाल आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद 11, 13, 18, 16, 12, 14, 15, इस साल भी जो 2025 का क्वेश्चन हुआ उसमें 15 से 16 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप ये मान के चलिए कि एवरेज जो है 15 से 16 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिनको आसानी से किया जा सकता है अगर आपका फैक्चुअल या अंडरस्टैंडिंग जो है, जो संविधान की स्थिति है या किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किस प्रकार से इसमें कार्यपालिका, राज्यपालिका या फिर इसमें न्यायपालिका, इन सारी जो संस्थाएं हैं, जो निकाय हैं, वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप आराम से कर सकते हैं। आप अगर 15 नहीं कर सकते हैं तो एक पॉलिटी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि
अगर बाकी सब्जेक्ट को देखें तो आपको करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक माना जाता है कि अगर 15 क्वेश्चन आए हैं तो पॉलिटी में जो है आप आराम से 12 से 13 क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि आपका बहुत बड़ा मतलब आपको लीड दे देता है। क्योंकि बाकी क्वेश्चन में आपका क्या है, सिलेक्शन कितना हो रहा है, अभी 85 से 90 के बीच में कट ऑफ का अभी प्रेडिक्शन लोग लगा रहे हैं कि 90 मार्क्स आ रहे हैं। अगर मान ले कि पहले तो हम लोग के टाइम में तो 132 मतलब 116 तक कट ऑफ गई थी, फिर उसके बाद जो है, लेकिन जबकि लाना आसान होता था, हम आईएफएस का बताए थे कि 132 गई थी, लेकिन वो उस टाइम में 132 भी लाना बहुत आसान था। लेकिन अभी क्या है कि जिस प्रकार जो है सबसे ज्यादा, पहले इतना ज्यादा करंट अफेयर का वेटेज नहीं होता था, ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि बदलते समय में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है टैक्टिकल होते हैं, इनमें क्या है गलत होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। क्योंकि करंट अफेयर के भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हिस्ट्री का क्या करता है, अभी यूपीएससी क्या कर रहा है जनरली कि 3 ऑप्शन दिया, एक तो पहले कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, एक तो यही अपने आप में टफ हो जाता है कि यहाँ एलिमिनेशन का जो ऑप्शन होता है वो आपका खत्म हो जाता है। फिर अगर 1, 2, 3 दिया है तो 2 पॉइंट जो है स्टैटिस्टिकल दे दिया, थर्ड वाला जो है करंट अफेयर से रिलेटेड दे दिया, तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन करना बहुत मतलब टफ हो जाता है। लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आप फेमिलियर होते हैं, अब बहुत आपको इससे जो है इसमें आपको करना आसान होता है, ठीक है। तो पॉलिटी में आप लीड ले सकते हैं। अगर पॉलिटी में क्वेश्चन गलत करने का मतलब एक कहावत है, चाहे मुखर्जी नगर है चाहे राजेंद्र नगर में, कि अगर आप पॉलिटी में गलत कर दिए ज्यादा तो आप बाहर, आपको कोई भी सिलेक्शन मतलब करा ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चन गलत होने का मतलब ब्लंडर कहा जाता है, ठीक है। तो अब अगर मतलब ये हम 2-3 क्वेश्चन जो है अभी 25 के देख रहे थे, तो हमने सोचा स्क्रीनशॉट ले ले, इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो कि बहुत आसान से सवाल थे। अभी अगर आप रिवीजन करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि 15 के 15 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन आपको करना आसान होता है क्योंकि एक लॉजिक लगाना होता है हल्का सा। अब जैसे ये पूछा था कि 51 पे जो अध्यादेश के बारे में पूछा था, ठीक है, अध्यादेश के बारे में सिंपल सा पूछा था कि अध्यादेश किसी केंद्रीय कानून को संशोधित कर सकता है। अब केंद्रीय कानून को मतलब सिंपल कानून की बात हो रही है, तो वो कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद किसी सेकंड ऑप्शन है कि किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, यानी समाप्त कर सकता है या कम कर सकता है। अब जैसे मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार को समाप्त करने के लिए क्या होगा, संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। और संविधान संशोधन का क्या प्रावधान है कि दोनों जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग करना है, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये जो है केंद्रीय क्षेत्र में दोनों को अलग अलग करना होता है। अध्यादेश उन्हीं सब्जेक्ट पर बनाया जा सकता है जिनको जो है सिंपल मेजॉरिटी से संसद पास करती है, या जिन विधान के लिए संसद में सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, उन्हीं के लिए अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि ये पॉइंट अपने आप निकल जाएगा। ये पॉइंट अगर हटा देंगे आप तो अपने आप बाकी चीजें होगी, क्योंकि अध्यादेश भी एक लॉ की तरह काम करता है। ये इसमें एक कानून की ही शक्ति होती है, तो जो चीजें साधारण कानून से संबंधित होते हैं, लॉ या प्रोविजन, वो सारे होंगे। अब ये अगर आप थोड़ा सा अगर आप पढ़े होंगे 1861 का जो अधिनियम है, जब से स्टार्ट हुआ अध्यादेश, उसमें भी ये सारे पॉइंट तभी से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं कि जो एक और पूछा था, ये भी सीधा सीधा पूछा था कि मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और राजनीति निर्देशक तत्व के 3 वो ऑप्शन पूछ दिए थे, जो कि सिंपल सा अगर आप एक बार अगर आप सही से उसको देखे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ेंगे होंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे राज्य की लोक सेवा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आप राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, सिंपल सा आर्टिकल 50 में आप देख लेंगे। फिर उसके बाद हमारी सामाजिक संस्कृति या समृद्ध विरासत के महत्व को समझना, उसको संरक्षण रखना मौलिक कर्तव्य। ये शब्द ही बता रहा है कि ये मौलिक कर्तव्य है, शब्द की भाषा जो है। और फिर उसके बाद कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन, ये सिंपल सा है, जब आप आर्टिकल 24 पढ़ेंगे तो आपको सिंपल सा दिख जाएगा। ये इतना मतलब बेसिक है कि इसमें आपको 0 एफर्ट में आप जो है दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इस बार भी
यहां पर संभव अभी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें, लेकिन आप पेपर उठाइएगा। अगर जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें कि पॉलिटी के सब्जेक्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है या इकोनॉमी के और इन्वायरमेंट के या करंट अफेयर के, तो आपको समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री में भी जो आपको आसान पूछे गए, जो एक सिंपल दिए गए, उनके झांसे में मत आइएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन आसान देने से आप खुश हो जाएंगे लेकिन उससे कट ऑफ नहीं होगी। तो उन 4 क्वेश्चन को हटा देंगे तो फिर हिस्ट्री में भी आपको उसी तरह हालत हो जाएगी कि उसमें करना टफ हो जाएगा। लेकिन पॉलिटी में आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है, एक बार आप समझ गए, आपको कोई आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, ना कोई पूरा रट्टा मारने की। आप सिंपल सा फैक्ट उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग है तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में पूछा था, ठीक है, कि क्षमा प्रदान करने के लिए इस शक्ति का सीमित न्यायिक ये पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। वो सिंपली है कि जुडिशियल रिव्यू, अभी क्या है कि जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड आए क्वेश्चन, तो आप जितनी भी चीजें हैं इंडिया में, जो भी लॉ है, सब चीज का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि धीरे 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 सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से, जो 1976 से स्टार्ट किया है, इनफैक्ट 1973 से ही धीरे धीरे चीजों को लाना अपने जुडिशियल रिव्यू में, फिर उसके बाद जो मौलिक ढांचे की बात की या बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है, उसके तहत जो है कहीं ना कहीं सारी चीजों को ला दिया। जैसे पहले भी बात किया था कि पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष या प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे सभापति या राज्य विधानसभा अध्यक्ष जो सभापति होता है, उसका दल बदल अधिनियम में जो उसकी डिसीजन होते हैं या निर्णय जो होता था, वो उसको लिखा रहता था कि अंतिम निर्णय है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसके भी निर्णय की समीक्षा या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ये ऐसे ही सिंपल सा हो गया। फिर उसके बाद राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। यह आर्टिकल 74 में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति हर काम जो है बिना कोई भी काम राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद जो कि जिसको लीड करता है प्रधानमंत्री, उसकी सलाह के बगैर नहीं कर सकता। इवन जब ये लोकसभा जो है, लोकसभा अपने जो है चरण में ना हो, यानी जो संसद सत्र में ना हो, या संसद जो है अभी इलेक्शन हो रहे हो, या फिर चुनी गई नहीं हो सरकार, मतलब समझ रहे हैं कि किसी भी हालत में नहीं कर सकता। वो राज्यपाल के केस में आप क्या है कि राज्यपाल के पास बहुत सी शक्तियां हैं, जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, लेकिन उस तरह से राष्ट्रपति के पास जो है लिमिटेड है। राष्ट्रपति नहीं कर सकता किसी भी हालत में बगैर मंत्रिपरिषद, जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है, उसकी सलाह के बगैर कोई काम नहीं कर सकता राष्ट्रपति। ये साफ साफ आर्टिकल 74 में लिखा है। इवन जब संसद सत्र में ना हो या संसद जो है विघटित हो, समझ गए, या डिसॉल्व है, अगर संसद डिसॉल्व, ये फैक्ट याद रखिएगा, अगर संसद डिसॉल्व है उस स्थिति में भी, जैसे यहां पर है राज्य की बात आती है, तो अगर राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है या फिर राज्यसभा जो विघटित कर दी गई है, तो राज्यपाल डिसीजन ले सकता है। लेकिन जब केंद्र में बात आती है, तो संसद अगर विघटित है तब भी जो राष्ट्रपति है वो अपने से मनमानी नहीं कर सकता या विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आते हैं कि ये जो दल बदल अधिनियम से संबंधित है, कि यदि प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्भरता से ग्रस्त हो गया या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति का निर्णय, तो अब अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो राष्ट्रपति की बात ही कहां से आई, सिंपली राष्ट्रपति निकल जाएगा, क्योंकि इसमें डिसीजन जो है आखिरी जो है लेना होता है लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर अगर ये राज्य विधानसभा की बात कर रहे हैं तो राज्य विधानसभा अध्यक्ष को, जिसका अगर मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है या सही तरीके से नहीं लिया गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, ये ऐसे ही अपने आप ये गलत हो गया। फिर उसके बाद बात आती है कि भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। आपने 10वीं, अगर राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं होगा तो 10वीं जो अनुसूची है जो दल बदल अधिनियम से संबंधित है, उसमें फिर अगर राजनीतिक दल की डिफिनीशन नहीं होगी, राजनीतिक दल का ही उल्लेख नहीं होगा, तो किसके मतलब टूटने पर, किस चीज से बाहर निकलने पर, किसी चीज, मतलब ये सिंपल था कि वो फिर जो जिसको आप वो करेंगे डिफेक्शन, जिसके मंत्री का या फिर जिस मेंबर का डिफेक्शन की बात हो रही है, वो कहां से डिफेक्शन करेंगे। वो लॉजिकल है, सिंपल कि राजनीतिक दल का शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है 10वीं अनुसूची में, देखेंगे कि किस तरह से राजनीतिक दल में विघटन के बारे में या राजनीतिक दल के जो
जो व्हीप जारी की जाती है वहां पर कई जगहों पर 10वीं अनुसूची में किया गया, तो वो सिंपल सा वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हम आते हैं, ये हमने प्रीलिम्स में देखा कि प्रीलिम्स में कम से कम जो है आप इजीली जो है 14 से 15 क्वेश्चन में 12 से 13 क्वेश्चन तक कर सकते हैं पॉलिटी, अगर आपकी सही से तैयार है। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है मेंस सिलेबस पे, कि मेंस में आपका कहाँ है। तो जैसे पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा है, आपका 50% से ज्यादा जो है वेटेज इसी में है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे, इस टॉपिक को हमने आगे भी कवर किया है कि और सब्जेक्ट में किस तरीके से किया जा सकता है पॉलिटी को, लेकिन अभी पहले हम देखते हैं मेंस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें कवर करना। तो जैसे प्रीलिम्स में हमने बात किया था कि भारतीय संविधान, उसका दर्शन, फिर उसके बाद अब क्या है कि आपने फैक्ट आपको सारे पता होगा कि प्रधानमंत्री का कार्य ये है, राष्ट्रपति का कार्य ये है, अगर राज्य विधानसभा में आते तो राज्यपाल का ये कार्य है, मुख्यमंत्री का ये कार्य है, फिर उसके बाद किसी बॉडी का जो विनियामक निकाय है उसका कार्य क्या है, संवैधानिक निकाय का क्या कार्य है, गैर संवैधानिक निकाय का क्या काम है, ये सारी चीजें हमें पता लग गई कि विधायिका क्या करती है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है। अब क्या है कि इन चीजों को सही से, जैसे चेक और बैलेंस बनाने की बात की थी कि एक अव्यवस्था न फैले, तो इस चीज को जब अप्लाई करने की बात आती है तो किसके पास शक्ति है, किसके पास कम शक्ति है, कौन रेगुलेट करता है और कौन रेगुलेट होता है, तो इन लोगों के बीच में या इन इकाइयों के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इनको कैसे सुधार किया जा सकता है, इनसे संबंधित कौन कौन सी समितियां बनी हुई हैं और उनकी रिकमेंडेशन क्या है, इन सारी चीजों को जब आपको पढ़ना रहेगा या इंटरलिंक करना रहेगा तो वो कहां आ जाएगा, आपका मेंस में आ जाएगा कवर करने। प्रीलिम्स में आपका सीधे सीधे फैक्ट की बात थी, अब आपने जो फैक्ट पूरा याद किया अब उसको अप्लाई करने की बात आ गई, तो उनको क्या करना है आपको, वो कब करेंगे, मेंस में करेंगे। तो अगर पीछे जो आपने पढ़ा अगर राइटिंग करते रहेंगे तो आप उसको अच्छे से और अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कॉपी ही एग्जामिनर के पास जाने वाली है। ठीक है, तो होता क्या है, पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि चाय की दुकान पे सबसे अच्छे से चर्चा होती है इसकी, लेकिन कॉपी पे उतना अच्छा हो नहीं पाती, क्योंकि आप छोटे से टॉपिक में भी 1 पेज 2 पेज ऐसे ही भर जाता है, जिसमें कंक्रीट पॉइंट होते हैं या जो डिमांड फैक्ट होते हैं वो बहुत कम लिखे जाते हैं। तो ऐसी इन चीजों से बचने के लिए आप राइटिंग प्रैक्टिस इसकी करिएगा। तो इसमें जैसे बात किया था भारतीय संविधान, संघवाद, चुनौतियां, उसके साथ स्थानीय शासन, उनके साथ चुनौतियां, तो ये जो है फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे अभी तमिलनाडु और केंद्र को लेके केरल में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित जो विधेयक देरी हुई थी, अभी परसों न्यूज में था, तो उसमें जो है केंद्र राज्य के बीच में किस प्रकार संबंध है, इनसे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है, इनसे संबंधित कौन सी समितियां हैं, उनकी रिकमेंडेशन क्या है। ठीक है, इसमें जो है याद रखिएगा पॉलिटी में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशन भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीति आयोग की भी रिपोर्ट्स आती रहती है इससे संबंधित कि राज्यों में किस प्रकार, राज्य केंद्र के बीच में किस तरीके से संबंध को और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, फिर उसी प्रकार स्थानीय शासन कहा जाता है कि स्थानीय शासन, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में राज व्यवस्था की रीढ़ का काम जो है स्थानीय स्वशासन ही करता है, जिसमें नगर पालिकाएं हैं या नगर पंचायत है, ये अहम है। तो वो किस प्रकार काम कर रहे हैं, वो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे वित्तीय समस्या सबसे बड़ी, फिर उसके बाद जो वैधानिक शक्तियों का हस्तांतरण कितने स्तर तक हुआ है, किस प्रकार से अभी वहां पर भी कितना जो है कंट्रोल, जो सब्जेक्ट है, जैसे नगर पंचायत को जो 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं या नगर पालिका को 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उनमें उन शक्तियों का हस्तांतरण कितना हुआ है पंचायत के पास, पंचायत सेल्फ जो है आत्मनिर्भर कितना है, कितना वो मतलब अनुदान पर ही निर्भर है, उनके जो रेवेन्यू के सोर्स हैं या राजस्व के स्रोत हैं वो कितने सीमित हैं, या किस प्रकार डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। क्योंकि एक हमारा जो दिल्ली की जो एमसीडी है, ठीक है, फिर उसी तरह एक इंदौर की एमसीडी है, और फिर एक जो है आपके किसी छोटे स्टेट के छोटे डिस्ट्रिक्ट की ले लीजिए, तीनों में आपको जमीन आसमान का फर्क निकलेगा। क्यों इंदौर की है या फिर जो बड़े बड़े हैं वो अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड तक निकाल रहे हैं।
ठीक है, वो अपने जो सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए या आत्मनिर्भर होने के लिए वित्तीय रूप से भी, लेकिन कई पंचायतों का या ग्राम या डिस्ट्रिक्ट जो नगर पालिकाएं हैं उनकी जो हालत बहुत खस्ता है, वो पूरी तरह से अनुदान पर ही निर्भर है। तो ये सारी समस्याएं या चुनौतियां हैं जिनको हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें देखना होता है कि जो तीनों संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें किस प्रकार से संबंध है, इनके साथ समस्याएं क्या क्या आ रही हैं। जैसे अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी हर जगह मतलब घुसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देता है, तो ऐसे में क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक अलग चीज है, अजुडिशियल ओवररीच अलग चीज है। कि एक्टिविज्म मतलब सक्रियता हुआ, ओवररीच का मतलब आप किसी के अधिकार क्षेत्र में अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री क्या है, कितने हद तक वो जो है कार्यपालिका के कार्य में या विधायिका के कार्य में दखल अंदाजी कर सकता है कि जिससे एक स्ट्रक्चर बना रहे, ऐसा ना हो कि जुडिशरी की ही मोनोपोली चलने लगे। ठीक है, कोई भी एक संस्था इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए, ना ही दूसरी एक संस्था इतनी कमजोर होनी चाहिए कि दब जाए। जैसे कि इसी में एक कोट याद आ गया, जैसे कि भगत सिंह ने अपने लेटर में लिखा था कि कोई मतलब ये ब्रिटिश काल में लिखा था कि उस समाजवाद पे लिखा था कि कोई इंसान इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि खुद को बेच दे, यानी मजबूर नहीं होना चाहिए कि खुद को बेच दे, और कोई इंसान इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए कि दूसरे को खरीद ले या खरीदने पर मजबूर कर दे। ठीक है, तो ये चीज इसी तरह से इसमें भी आता है कि तीनों जो ये स्ट्रक्चर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो तीनों में कोई भी इतनी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि दोनों को अगले दोनों स्ट्रक्चर को कमजोर कर दे या खड़ा कर दे या धराशायी कर दे, कि वो जो है कहीं ना कहीं अपने काम ही ना कर सके। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है, यहाँ पर इसी चीज को कवर करना है कि किस प्रकार से इनमें एक संबंध बनाया जा सके, जिसे चेक एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो संवैधानिक पद है, जो क्योंकि अभी बॉडीज की बात की थी कि गैर संवैधानिक या संवैधानिक निकाय हैं, जैसे कैग है या इलेक्शन कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है, तो इन लोगों के जो पदाधीन है या पदाधिकारी हैं उनकी भूमिकाएं क्या है, किस प्रकार ये कार्य करते हैं, किस प्रकार से इनके कार्यों में स्वतंत्रता अभी बाकी है, अगर इनके कार्य में कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं जिससे ये अपने कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहे। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग के ऊपर जो है उंगलियां उठती रही हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को ज्यादा फेवर कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इस संबंध में क्या क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, किस प्रकार से उन्हें दूर किया जा सकता है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी समिति या कमेटी बनाई गई है, और जो उसके पदाधिकारी के लिए जो जो अध्यादेश है या मैंडेट है उनका क्या है, और फिर उनके रिटायरमेंट के बाद के क्या स्ट्रक्चर है या वो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, उन्हें क्या करना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के हेड है वो आगे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन ऐसी समस्याओं से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जो रियल ग्राउंड पे चल रहा है, जो समाज में जो जो हम देख रहे हैं, यूपीएससी में जो पेपर आएगा, जो लिखने के लिए आएगा, वो दोनों अलग आएगा। ठीक है, अब जैसे यूपीएससी भी अपने आप में, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, तो यूपीएससी भी इसमें शामिल हो जाएगा कि यूपीएससी किस प्रकार कार्य कर सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि इसमें किस प्रकार की बॉडीज हैं जो हमने बताया। फिर उसके बाद हमारा आता है कि विवाद निवारण तंत्र, यानी ग्रीवांसेस, जो जो मतलब इसमें समस्याएं आ रही हैं उनको किस तरह, या मध्यस्थ संस्थाएं जो हैं वो आर्बिट्रेशन संस्थाएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं। इसमें कैड भी आ जाएगी कि वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं जल्दी जो एड्रेस करने के लिए समस्याओं को, क्योंकि इसमें जो है जुडिशरी के तो होते ही हैं, साथ में जो टेक्निकल या सब्जेक्ट एक्सपर्ट या उस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें भी आ जाएगा कि जो विवाद निवारण तंत्र हैं तो वो कितने जो संवैधानिक है, कितने वैधानिक है, कौन से जो है कार्यपालिका द्वारा स्थापित किए गए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक आपका ये भी है, अन्य भारतीय संवैधानिक योजना से तुलना अन्य देशों के साथ।
क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर ये क्वेश्चन आ चुका है आपके मेंस में कि भारतीय संविधान में जो अमेरिकी संविधान से या फ्रेंच संविधान से कौन कौन से फीचर्स लिए गए, या फिर ऐसे भी पूछा गया है कि 1935 जो एक्ट है या 1935 का जो अधिनियम है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटिश जो देश या ब्रिटेन का जो संविधान है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, एक पार्ट। फिर दूसरे पार्ट है कि भारतीय संविधान की तुलना अन्य देशों से करें। ठीक है। फिर उसके बाद दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप के भी बारे में, क्योंकि प्रेशर ग्रुप भी इंपॉर्टेंट एक पहलू होता है। ये जैसे अलग अलग फील्ड में अलग अलग एक ग्रुप होता है जो कि नॉन पॉलिटिकल यानी गैर राजनीतिक होता है, जो कि अपनी डिमांड से रिलेटेड होता है। लेकिन इसमें भी कभी कभी होता है कि हमने पॉलिटिसाइजेशन यानी राजनीतिकरण देखा है, जैसे कि किसान आंदोलन के समय देखा गया कि कई समूह जो किसान से संबंधित जो दबाव समूह थे उनमें कई राजनीतिक दलों की भी भूमिका पाई गई है। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमारे फिक्की है या एसोचैम है, ये सारे भी अपने कहीं ना कहीं, या किसान संघ, ये सारे प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। ठीक है। धार्मिक संगठन जो है वो भी कहीं ना कहीं दबाव समूह का काम करते हैं। दबाव समूह मतलब एक तरह से समाज के एक तबके को, या एक वो कोई भी हो सकता है, व्यवसायिक समूह हो सकता है, नागरिक समूह हो सकता है, धार्मिक समूह हो सकता है, किसान हो सकते हैं, या किसी अन्य पेशे से संबंधित होता है, वो अपनी बातों के लिए सरकार पर दबाव डाले। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह, जैसा कि वर्ड से ही आया। फिर उसके बाद औपचारिक अनौपचारिक राजनीति में उनकी भूमिका, तो इसमें स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर की भी भूमिका होती है। फिर एनजीओ की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है जानना। फिर उसके बाद क्या, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, ये भी अभी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे आए। जो आरपीए एक्ट है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, इसी के तहत जो है पूरी संवैधानिक प्रणाली हमारी जो जो निर्वाचन प्रणाली है वो इसी पर बेस्ड है। इसमें जो है किस प्रकार से चुनाव किए जाएंगे, उनके साथ साथ क्या क्या ऑप्शन होते हैं, निर्वाचन आयोग किस प्रकार से कार्य करेगा, कौन से जो है बेसिक चीजें, जो बेसिक रेगुलेशन की बात की थी वो इसी अधिनियम के तहत होता है। ये दो है, एक है 1951 है, एक जो है 1950 है। ये दो आरपीए एक्ट है, इनको भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अब पार्ट 2 की बात करें तो इसमें नीतियां, योजनाएं और सामाजिक न्याय, ये तीन पहलुओं को कवर किया जाता है मेनली। ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो हम पीछे बात किए उसी से रिलेटेड है कि सरकार अब क्या है, सरकारी नीतियां किस प्रकार की हैं। ठीक है। या फिर गैर सरकारी संगठन, एसएचजी या सेल्फ हेल्प ग्रुप, विभिन्न समूह, संघों, संघदाताओं, संस्थागत, क्योंकि एनजीओज में भी एफसीआरए एक्ट है, जैसे जो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्ट है जिसको मैनेज किया जा रहा है या रेगुलेट किया जा रहा है। इन सारी चीजों की क्या है भूमिका को देखेंगे। फिर उसके बाद केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है। ये भी आपके पॉलिटी का है, क्योंकि अगर कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं तो किसी न किसी सरकार की, जैसे समानता लाने के लिए, देश में समानता लाने के लिए, जैसे मातृत्व अवकाश की बात करें, ठीक है, या फिर गरीबों को सहायता की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं इनका जो बेस का काम करते हैं वो हमारे डीपीएसपी हैं, जो निर्देशक, राज्य नीति के लिए निर्देशक तत्व कहते हैं, उससे निकलते हैं। ठीक है। या जैसे पंचायत बनाई गई, पंचायत, तो वो भी हमारे आर्टिकल 40 के तहत प्रावधान था कि पंचायतों के निर्माण से संबंधित प्रावधान दिए गए थे। तो हम जो भी लॉज देखते हैं जो वल्नरेबल सेक्शन या सुभेद्य वर्गों के लिए बनाए जा रहे हैं, उनकी जो बुनियाद है, जो उनके फैक्ट है या आदर्श है उनके या सार है, वो कहाँ से निकालते हैं, वो कहाँ से इनहेरिट होते हैं, वो संविधानिक मूल्य हैं, वो संविधान के ही तहत कहते हैं। इसीलिए बोले थे कि प्रस्तावना के एक एक शब्द पर ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना का एक शब्द ही ऐसा है कि उस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, उतना डिटेल में। तो अगर कहा जाए कि पूरी जो संविधान है, जो बात की गई थी कि 450 लगभग आर्टिकल हो गए हैं टोटल जोड़े, तो उसके बाद जो अनुसूची है और फिर जितने भी चीजें हैं, इवन उसके बाद जो लॉज बनाए गए हैं संसद द्वारा, अगर उन सबको एक में समेट दिया जाए तो वो प्रस्तावना में ही शामिल हो, प्रस्तावना में ही खत्म हो जाएंगे। प्रस्तावना इतना मतलब उसका इतना वेटेज है कि हमारे देश को आगे किस प्रकार की राजनीति करनी है, हमारे देश का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, इन सारी चीजों को अगर हमें देखना है
तो हम अपनी प्रस्तावना में देख सकते हैं, यानी उद्देश्य प्रस्ताव इसीलिए उसे कहते हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव उसका नाम दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था कि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित ये सारी चीजें इसी में आएगी, गरीबी भुखमरी से संबंधित कोई भी मुद्दे आएंगे ये भी सारे पॉलिटी से आएंगे, ये भी हमारे निर्देशक तत्व के तहत ही आएंगे। फिर मौलिक अधिकार, ये याद रखिएगा कि अगर आपने पॉलिटी में, अपने संविधान में आपने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य तक को समझ लिया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से जो ऐतिहासिक महत्व जो है, ऐतिहासिक विकास क्रम है, वहां से लेकर अगर फंडामेंटल ड्यूटीज तक को आपने समझ लिया तो फिर आपको पूरे जो है पूरे पॉलिटी सब्जेक्ट में कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके मार्क्स यहीं से आएंगे और जो बुनियाद का काम करेगा वो यही चीज करेगा, आपके घूम घूम के आपके यही आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम गवर्नेंस में। ये होता है गवर्नेंस की पहली बात के लिए कि गवर्नेंस का मतलब क्या है कि एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर का काम, क्योंकि सरकार का काम क्या है, क्योंकि एक सिविल सेवक कहा जाता है। ठीक है, ना कि वो उसको प्रशासन, इस तरह से नहीं बोला जाता कि मतलब राजा नाम नहीं दिया गया, उसको सेवक ही नाम दिया, क्यों? क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर, सरकार क्या होती है? सर्विस प्रोवाइडर होती है। वो तो यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लेगेसी से आई है। अब ब्रिटिश ही टाइम के अभी भी चीज़ें चली, इसीलिए उनको माई बाप की तरह ट्रीट किया जाता है, या फिर मतलब कि पूरा इवन क्या होता है कि अभी तो लोगों के दिमाग में अभी तक वो चीज़ें, वो छवि अभी तक दूर नहीं हो पाई। कुछ अगर साउदर्न स्टेट देख लें, दक्षिणी राज्य या फिर जो मेट्रो सिटी मेगा सिटी, वहाँ थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप छोटे डिस्ट्रिक्ट से या पिछड़े या इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ डीएम मतलब बाप ही कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई एक पत्ता ही नहीं हिल सकता बिना डीएम के। तो लेकिन एक्चुअल में वो तो सेवक है। ठीक है, एक्चुअल में उसका काम है सेवा प्रदान करना, लेकिन वो मालिक नहीं है, जो लोगों में अभी तक लोगों की धारणाएं नहीं बदल पाई हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअल में मालिक नहीं है, वो एक्चुअल में उनको सेवा प्रदाता है, कर्मचारी हैं। जैसे हम हैं, अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पे जैसे बैंक में है, बैंक का कोई एम्प्लॉय है तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि वो एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसने उस चीज को सेवा करने की जॉब अपनाई है। वो ये है कि हमारे जो पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं, उतने ज़्यादा इम्फोर्स नहीं है, उतने उस तरीके से लागू नहीं है, इसलिए ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे अब फिर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता नहीं है, ये सारी समस्याएं हैं। अब वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अभी तक बना हुआ, ब्रिटिश स्ट्रक्चर ही अभी तक फॉलो हो रहा, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई भी, जैसे कि पनिशमेंट का जो लेवल है वो इतना कम है, इतना नगण्य है, या एकदम जीरो लेवल पे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर 100 लोग इस तरीके के शामिल हैं तो उसमें से 1-2 लोगों को ही सज़ा मिल पाती है, या 1-2 लोग ही पकड़े जाते हैं। तो अब फिर दूसरी चीज़ क्या है कि अब हाल में तो ऐसी आ गई कि सोसाइटी ने ही करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया कि करप्शन तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो ये पहले एंशियंट टाइम से आ रहा है, अभी आगे भी कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अभी कुछ सालों तक तो बस ये है कि कोशिश सरकार की जारी है, जैसे जो आईटी का यूज बढ़ा है, या फिर जो अभी बिडिंग में जो ट्रांसपेरेंसी आई है, तो उसकी वजह से सरकार अपना काम कर रही है कि जिससे जो है इन चीज़ों को कम किया जा सके। इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन या आरटीआई का एक्ट भी बहुत ज़्यादा काम किया है, या फिर चार्टर से एक्ट जो है, सिटीजन चार्टर एक्ट, ये सब चीज़ें जो है बहुत पॉजिटिव हैं। इससे जो है देश में कहीं ना कहीं करप्शन के लेवल में या पारदर्शिता को बढ़ाया है, करप्शन में कमी आई है। इवन जो अब नए जो यंग जो अभी नए लोग आ रहे हैं उसमें से जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा अवेयर है, क्योंकि उन्होंने समाज को ज़्यादा देखा है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से चीज़ों की या जानकारी की जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा आगे तक बढ़ी है, और बहुत इंटीरियर के क्षेत्र के लोगों में भी जागरूकता अपने अधिकारों के लिए आई है। तो इसकी वजह से इन सारी चीज़ों में सुधार हुआ। तो इसमें क्या हमें एक एक पहलू में देखेंगे कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था काम कर रही है, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और किस प्रकार इनको लागू किया जा रहा है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें सिटीजनशिप चार्टर है, या पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और फिर इससे संबंधित संस्थाएं कौन सी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका क्या है।
ठीक है, जिसके बारे में ये पूरा इतनी लंबी बातें कर रहे हैं वो सारी कहीं ना कहीं सिविल सेवा से ही रिलेटेड है। एक क्योंकि सिविल सेवक ही इम्प्लीमेंट करता है, कानून बनाता है, लेकिन कानून संसद ने बनाया लेकिन इम्प्लीमेंट तो सिविल सेवक ही कर रहा है ना, उसको लागू करने की भूमिका कार्यकारी की है, यानी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होता है एक सिविल सेवक। ठीक है, अब आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी। ठीक है, इतना समझ गया हम लोग अभी तक कि पॉलिटी का क्या रोल है। आपने देखा कि मेंस में आपके, अभी आगे भी देख लेंगे, इसमें देखते हैं कि मेंस में आपको कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, अब क्या है कि जीएस पेपर 1 में जैसे बात किया था कि गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, तो जितने भी इससे संबंधित है वो कहीं ना कहीं इनहेरिट वहीं से हुए हैं, क्योंकि निर्देशक तत्वों को आप देखिएगा तो आर्टिकल 36 से लेके 50 तक यही सारी चीजें दी गई हैं कि समाज में क्या क्या जो राज्य यानी स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट का मतलब केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, अपनी पंचायत भी, कोई भी संस्था, ये याद रखिएगा पॉलिटी में स्टेट का मतलब होता है जो राज्य व्यवस्था है या जो प्रशासक संस्था है, जो यानी मतलब जो राज्य व्यवस्था का पार्ट है उसको स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेट की जिम्मेदारी क्या है कि जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिया है, मतलब 50 तक, तो वो कहीं ना कहीं समाज की भलाई, समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए यानी विकास के लिए ही अलग अलग प्रावधान है कि सभी तबकों के बारे में, जैसे महिलाओं के लिए भी उसमें है, फिर गरीबों के लिए भी है, फिर आय बढ़ाने के लिए भी है, फिर इवन जो है पशु पक्षियों के लिए भी है, पर्यावरण के लिए भी है, तो इवन हेल्थ के लिए भी है लोगों को, जैसे आर्टिकल 47 और 47, तो वो हेल्थ के लिए। तो इनमें भी तीनों में अलग अलग पार्ट हैं। अभी हम लोग डिटेल में जब जाएंगे तब देखेंगे कि गांधीवादी सिद्धांत है या पश्चिमवादी सिद्धांत है या समाजवादी सिद्धांत है, कौन कौन से हैं। लेकिन आपको ये जानना है कि जो जीएस पेपर 1 है उसमें जो सोसाइटी का पार्ट आता है उसमें ये आपको हेल्प करता है कि जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे महिला से संबंधित कुछ आ गया। ठीक है, तो अगर महिला से संबंधित कोई क्वेश्चन आया है तो महिला से संबंधित कौन कौन से अवेलेबल प्रावधान है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन उनका जो है उनकी जो मैंडेट है या अधिदेश है क्या क्या है, वो किस प्रकार की हैं, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र को वो सर्व करते हैं, उनके लिए कार्यप्रणाली के लिए कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, यानी उनकी जो स्ट्रक्चर है कार्य करने की, जो फंक्शन क्रियाविधि है वो किस प्रकार की हो रही है। ठीक है, तो महिलाओं से संबंधित आपको सब जानना है। तो उससे उसको कैसे लिख पाएंगे, जब आपको उससे संबंधित संवैधानिक, वैधानिक या अन्य प्रावधान सारे याद होंगे तो आप उसके अच्छे से लिख पाएंगे कि गरीबी को दूर करना। जैसे अब जैसे गरीबी की बात करेंगे तो सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार या राइट टू लाइफ, ये गरीबी में ही आपके शामिल हो जाएगा। तो आर्टिकल 21 जो है, अनुच्छेद 21 पूरी तरीके से आपको इसी से संबंधित है। इसमें इसका बहुत डिटेल है। 21 में देखेंगे तो इसमें ऐसे 20 तो अभी हाल में पिछले 5 साल में ही 20, जैसे राइट टू इंटरनेट, राइट टू रिपेयर, जितने भी है सब इसी में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब अगर जीएस पेपर 3 की बात करें, पेपर 2 में तो बात कर ही चुके हैं कि 50% तक उसी से आता है, पॉलिटी से। ठीक है, अब पेपर 3 की बात करें, आप सरकारी बजट से संबंधित आ रहा है कोई भी प्रावधान, तो सरकारी बजट का प्रावधान क्या है ये आपको संविधान में ही मिलेगा, या संवैधानिक मूल्य क्या, बजट में किस प्रकार किन किन एरियाज को कवर किया जाए, किन किन एरियाज को ज्यादा जोर देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो है इसमें ही आएगा। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक या समावेशी विकास की बात करें तो समावेशी विकास जो है जीएस पेपर 3 का है, लेकिन आप उसमें आर्टिकल में लिख सकते हैं, उसमें जो आपको संवैधानिक मूल्य है या प्रस्तावना है वहां के आर्टिकल को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जीएस पेपर 4 की बात करें तो इसमें क्या है कि सार्वजनिक एवं सिविल सेवा के मूल्य, फिर लोक प्रशासन में नैतिकता, शासन में ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी, आप इसका सार कहाँ से मिलेगा, वो आपको पॉलिटी से मिलेगा या राज्य व्यवस्था से संबंधित जो बिंदु है उनको आप प्रयोग करेंगे। तो उससे क्या होता है कि जब आप किसी भी आंसर में जब आप जो आर्टिकल होता है उससे संबंधित या अनुच्छेद है या फिर उससे संबंधित जो प्रोविजंस है उनको लिख देते हैं तो आपके आंसर में एक वजन आ जाता है। मतलब आप जो फैक्ट, एग्जैक्ट फैक्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर आप जो आगे अपनी बात कह रहे हैं उसको औचित्य साबित कर सकते हैं या उसको जस्टिफाइड कर सकते हैं। कि जैसे
अगर आप सार्वजनिक या सिविल सेवक मूल्य की बात कर रहे हैं या प्रशासन में नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो आप जो है इसमें संवैधानिक मूल्यों के बारे में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि संविधान में मूल्य में उसका आदर्श क्या है, उसमें समानता को बढ़ाना है या बंधुत्व को बढ़ाना है, ट्रांसपेरेंसी की बात करी गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, या समाजवादी समाज की बात की गई, या लोकतंत्र की बात की गई है, जिसमें जो है एक नागरिक को सबसे अहम माना गया, सबसे जो सुप्रीम माना गया वो नागरिक को माना गया। तो उसको किस तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, वो सारे मूल्यों को कहां से आप शामिल कर सकते हैं, यहीं से जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 4 में आप जो पॉलिटी या राज्य व्यवस्था से संबंधित बिंदुओं को आप जोड़ सकते हैं। फिर साक्षात्कार में, फिर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप पॉलिटी से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं उनको आप बता सकते हैं। जैसे आपसे आरटीआई के बारे में ही कुछ पूछ दिया तो आरटीआई से संबंधित प्रावधान या राइट टू एजुकेशन से संबंधित, आपसे अगर शैक्षणिक स्थिति के बारे में ही पूछ दिया तो आप ऐसे में जो है अपना जो पॉलिटी में आप पढ़े हैं उनको यूज कर सकते हैं, जिससे आपका एक इफेक्टिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जब सेवा में आएंगे तो सेवा में तो आप देख ही रहे हैं कि आपको जब पता होगा तभी तो आप लोगों को चीज़ें सर्व कर पाएंगे। अगर आपको खुद ही इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस में कमी होगी तो आपसे एग्जैक्टली आपको जब लोगों के अधिकार ही नहीं पता होंगे तो आप लोगों को अधिकार कैसे प्रोवाइड करेंगे या उन लोगों को कर्तव्यों के बारे में जागरूक कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस आप जब सेवा में आएंगे तो ये इवन सबसे ज्यादा अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को जब सर्विस में आता है तो काम कौन सा आता है, पेपर 2 ही काम आता है, क्योंकि हर कदम पर उसका साबका जो होना है वो पेपर 2 से ही होना है। ठीक है, तो पॉलिटी का इंपॉर्टेंस आप समझ गए कि एक मतलब पूरी तैयारी का आपका अगर जो बुनियाद की बात किया जाए तो वो पॉलिटी ही होती है, इसके अराउंड ही सारी चीजें फिर आगे आगे चलती हैं। क्योंकि हिस्ट्री से जो आप क्लाइमेक्स पे पहुंचेंगे तो हिस्ट्री से क्या सीखे, क्योंकि जो सबसे पहले बात किए थे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उससे क्या बना, संविधान उसी से बना। हिस्ट्री से आप फिर ज्योग्राफी से आ गए तो ज्योग्राफी में आप क्या, आपका सुप्रीम जो किसी भी चीज का सुप्रीम गोल जो जाएगा वो पॉलिटी पर ही आके टिकेगा आपका। अब पॉलिटी के बिना कोई भी सब्जेक्ट जो है अधूरा है, तो इसलिए याद रखिएगा कि ये सब्जेक्ट आपको हर जगह यूज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कुछ जो है कुछ पॉइंट्स ये हमने नोट कर लिए थे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, मतलब किस तरीके की समस्याओं से कभी कभी चीजें जो लोगों को जानना चाहिए कि पॉलिटी, जैसे कि हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि पॉलिटी में कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ना पॉलिटी में इतनी ज़्यादा परेशानी, बस एक अप्रोच रखनी है। अगर सीधे डायरेक्टिव अप्रोच रखते हैं या हम एक प्रॉपर सटीक अप्रोच रखते हैं तो इसमें जो है मार्क्स लाना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वही हमने जो 4 पॉइंट है इसे पहले बता चुके हैं कि किस तरीके से पॉलिटी का वेटेज है, क्योंकि इसका जो है कॉन्सेप्ट अभी हमने बता दिया कि आर्टिकल जो आप 1 से लेके अगर फंडामेंटल ड्यूटीज तक का यानी 51A तक का अगर आप पढ़ लिए तो आप बहुत कुछ क्वेश्चन के बारे में समझ जाएंगे, क्योंकि जैसे हम चारों क्वेश्चन की बात किए थे, इवन आगे भी आप देखिएगा अगर इनसे है, इनके बारे में आपको डिटेल में पता है तो आप आगे की चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक बेसिक फैक्ट है जैसे राज्यपाल की भूमिका या राष्ट्रपति की भूमिका या राज्यपालिका या संसद के जो कार्य प्रणाली है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बार आप समझ लेंगे तो उसमें चेंजेस जो है बहुत कम होते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि प्रश्न भी जो पॉलिटी के होते हैं बहुत ज्यादा इस तरह के नहीं कि पूछे जाते कि जो आप कर ना सके। ठीक है, पॉलिटी में हमेशा क्वेश्चन के जो मतलब मान के चलिए कि 12 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं कि जो आप जो है थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, आपकी तैयारी सही है तो आप आसानी से कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, इसमें बहुत ज्यादा आपको दौड़ना भागना भी नहीं रहता कि डेली अपडेशन आ रहा है, न्यूज आप पढ़ते ही हैं, जैसे करंट अफेयर आप पढ़ते हैं तो अगर कोई चीज नया डेवलपमेंट होता है तो वो मेन पेज पे होता है पॉलिटी का। अगर पॉलिटी का कोई जजमेंट आता है या मेजर जजमेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है तो आपको फ्रंट पेज पे ही मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत 2 रेफरेंस बुक है। फिर उसके बाद साथ में अगर आप ये अगर आप कोर्स परचेज किया तो वहां से आपको कंटेंट मिल जाता है, वरना हमारे यहाँ पे वैन भी दिया जाता है। वैन में क्या है, इन्हीं चीजों को समराइज किया गया है जिससे जो है कम टाइम में आप अपना रिवीजन कर सके। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि कुछ कंफ्यूजन भी होता है, मिथ भी है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मिथ वर्सेस रियलिटी क्या है, कि जैसे इसमें कहा जाता है कि इसमें जो आर्टिकल है
जो टोटल आर्टिकल है वो 450 प्लस है, ठीक है। ऐड ऑन ही होते रहते हैं, अनुसूचियों में भी आता रहता है। तो ऐसे में रहता है कि क्या हमें सारे आर्टिकल याद करने हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आपको हो सकता है कि जैसे कि एक बार पूछा था 169 के बारे में पूछ दिया था कि जो राज्यों में जो विधान परिषद होती है उसको समापन से रिलेटेड ये आर्टिकल था, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि आर्टिकल 200 के बारे में पूछ दे, आर्टिकल 201 के बारे में, या आर्टिकल 199 के बारे में पूछ दे। वो कभी कभी पूछ सकता है, वो बहुत रैंडम होता है, ठीक है। अगर आपसे ऊट पटांग आर्टिकल पूछा है और यूपीएससी पूछा है, तो अगर आपने सुना नहीं है या एकदम एब्रप्टली आर्टिकल पूछा है तो वो समझिए कि सही ही पूछेगा। अदरवाइज आर्टिकल का जब भी यूपीएससी यूज करता है तो वो सही ही करता है, या फिर जो फेमस आर्टिकल हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है उन्हीं के बारे में। अब पंचायत के बारे में अगर आर्टिकल 40 की बात करें तो बहुत कॉमन है कि वो आपको आना चाहिए, या आर्टिकल 47 के बारे में अगर हेल्थ से संबंधित डीपीएसपी के आर्टिकल के बारे में पूछे तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं कह सकते कि अब आर्टिकल 51A के बारे में पूछा है तो ये हमें नहीं आ रहा, वो आपको आना चाहिए क्योंकि वो मौलिक कर्तव्य पूरा उसी में है, ठीक है ना। आर्टिकल 21 आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 23-24 याद होना चाहिए, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता से संबंधित या अनटचेबिलिटी से है वो आना चाहिए, आर्टिकल 19 आपको स्वतंत्रता के अधिकार से है तो वो आपको आना चाहिए। कुछ आर्टिकल भैया आपने कुछ जो मेजर आर्टिकल है वो बस देख लेंगे, वो एक बार क्या इसीलिए बोला है आपसे कि रिवीजन करते रहिए। एक बार आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको सारे आर्टिकल आपके जबान पे रट जाएंगे। अब वो कोई ऐसी तोप जैसी चीज नहीं है, बस आप रिवीजन करते रहिए। लेकिन अगर आप याद करने से बैठेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, ये अभी से लिख लीजिए। आप पढ़ेंगे अपने आप याद आ जाएगा, जब आपके पास प्रश्न आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से है, पहले जैसे शुरुआती जो आर्टिकल है वो स्टेट से संबंधित है, ठीक है। फिर स्टेट के बाद क्या है, अब स्टेट में जो सिटीजन रह रहे हैं या नागरिक हैं, फिर दूसरा पार्ट ये है। फिर तीसरा पार्ट क्या है, अब सिटीजन रह रहे हैं तो उनको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। राइट्स के बाद अब ये सिटीजन के राइट्स हैं, फिर उसके बाद स्टेट के ड्यूटीज दे दिया गया, ठीक है। स्टेट का ड्यूटीज दिया गया, इसको डीपीएसपी कहते हैं। अब ये राइट सिटीजन को दे दिया, उसके बाद स्टेट को दिया, फिर उसके बाद जो है अब मिलाया गया, अब ड्यूटीज क्या आ गया, ठीक है, कि ड्यूटीज कौन कौन सी है। फिर उसके बाद क्या है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में आ गया या सेंटर के बारे में आया, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेंटर के बारे में आया, इसी में आपका जुडिशरी ये सारा आज का आएगा, कैग, या सेंट्रल एजेंसीज के बारे में ये सारा आ जाएगा। अब कैग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, सेंटर के बाद स्टेट आएगा। इस तरह से जब आर्टिकल भी उसी के अकॉर्डिंग है, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि अब आर्टिकल 5 के बारे में पूछ दिया, आर्टिकल 5 में आपको लिखा है कि ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा, तो आपको तो सिंपल लॉजिक है ना कि अब आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं तो ट्रिब्यूनल कहां से आ जाएगा, है ना। या गवर्नर के बारे में बात कर रहा है कि अगर आपसे रैंडम पूछ रहा है कि स्टेट में जो गवर्नर की शक्ति के बारे में जो है आर्टिकल 57 में दिया है, तो आप दिमाग भी तो इस्तेमाल करेंगे ना कि आर्टिकल 57 में कहां से गवर्नर आ गया, क्योंकि अभी तो हम सेंटर पे चल रहे हैं, तो इसमें स्टेट की मशीनरी कहां से आ गई, स्टेट मशीनरी नहीं आ सकती। तो सबका एक मतलब एक जगह है, सबका एक स्थान है। अब ये जब एक बार आप क्लियर हो जाएगा कि सबका स्थान कहाँ है, किस प्रकार से कवर करना है, तो आधे आर्टिकल तो आप एलिमिनेट कर लेंगे इस तरीके से कि ये इसमें नहीं आएगा, इस पार्ट का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इतना टफ नहीं है जितना टफ बना दिया गया याद करना आर्टिकल, ठीक है। वो वही आर्टिकल पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंस के होते हैं, जो करंट में न्यूज में चल रहे होते हैं, ठीक है। और रिवीजन इसके लिए इतना भी ज्यादा नहीं करने की, आपको समझने की ज्यादा जरूरत है, समझ के फिर आप पढ़ते रहेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है या न्यूज है वो बार बार आती रहती, पूरे साल पॉलिटी की न्यूज चलती रहती है, आपका अपने आप कवर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि GS2 में जो आता है कि GS2 में नंबर कम, हमेशा देखिएगा कि जो भी टॉपर्स की भी कॉपी देखिएगा तो GS2 में बहुत कम नंबर रहते हैं अगर कंपेयर करेंगे पेपर 1 से या पेपर 3 या पेपर 4 से। पेपर 4 में तो वैसे भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन अगर आप और पेपर से कंपेयर करेंगे तो भी पेपर 2 में टफ होता है।
क्यों? क्योंकि होता ये है कि जैसे हमने पहले ही बताया था कि पॉलिटी में बात करना आसान है, पॉलिटी के बारे में लिखना उतना ही टफ है। क्यों? क्योंकि आप लिखते ही नहीं। पॉलिटी क्या होगा, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो क्या होता है कि लोगों को जब चाय पीने गए, चाय की चुस्की में, तो वहां पे पॉलिटी यार एकदम पूरा राजनीतिज्ञ बन जाते हैं। वो जो कहते हैं ना कि हर गांव में एक एक पेड़ होता है, जो एक एक बनाया जाता है कि एक चौक टाइप की जगह होगी, वहां पे 4 लोग बैठेंगे। हर गांव में ही एक देश की तरह कार्य प्रणाली चल रही होती है। अब पूरी पंचायत चल रही होती है। अब जैसे प्रधान का इलेक्शन होगा तो 1 साल पहले ही, 2 साल पहले ही से लोग उसी में जुट जाएंगे। आप खुद को राजनीतिक समझने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आपसे आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है, आपने 2 आर्टिकल पढ़ा कि राइट टू एजुकेशन में, अरे इस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, या कोई आप फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कि स्वर्ण सिंह समिति ने ये कहा था, ये इसके पीछे लॉजिक ये था, तो रशिया से लिया गया। तो उसमें क्या आदमी को कॉन्फिडेंस आने लगता। टीचर भी ऐसे पढ़ाते हैं कि एकदम पूरा को रोए खड़े हो जाए, पर वो आप जब लिखने बैठेंगे तो वहां पे वो चीजें नहीं चल पाएगी। जो मतलब एक हीरोइक एक्ट है वो वहां पे नहीं चल पाता। तो पॉलिटी में क्या होता है कि आपको समझना होता है, आपको इंटर रिलेट करना होता है। इसीलिए पॉलिटी में जो पूछा गया है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन ज्यादा लिख देते हैं लोग। कि अभी जैसे नीति आयोग की बात करेंगे या योजना आयोग की बात करेंगे तो उसमें पूरी राजनीतिक चैप्टर लिख देते हैं लोग कि योजना आयोग ये था, उसको बना देंगे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का चैप्टर। तो एक्चुअल में तो वो थोड़ी नहीं है, वो अपने टाइम के हिसाब से था, ये इसके टाइम से है। अभी जो कोई भी डेवलपमेंट होता है तो पिछले से तो अच्छा ही होगा ना। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या, कोई भी बॉडी बन रही है, अगर किसी बॉडी को रिप्लेस करके, तो वो पिछले से तो अच्छी ही होगी, पिछले से बुरी थोड़ी नहीं बनेगी, है ना। अभी जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वो पीछे से तो अपडेटेड होगा ना। अभी ये बोर्ड यूज कर रहे हैं तो बोर्ड तो पीछे वाले से अपडेटेड होगा ना। तो आप पीछे वाले को थोड़ी नहीं बोलेंगे कि पीछे वाला ऐसा था, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। इसको तो अपडेट रहना होगा ना, एटलीस्ट पीछे वाले से तो आगे ही रहना पड़ेगा ना। तो पॉलिटी में क्या है कि राजनीतिकरण बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का एफिलिएशन किसी न किसी पर्टिकुलर पार्टी से होता है, और लोग क्या है भावनाओं में बहुत ज्यादा बह जाते हैं। तो अब उन भावनाओं को ही कंट्रोल में रखना रहता है। क्योंकि अभी पीछे बात किए थे ना, आप एज ए सिविल सेवक, आपको निष्पक्ष होना है, आपको वस्तुनिष्ठ होना है, यानी ऑब्जेक्टिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, आप में इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। ये सारे गुण आपकी आपकी सर्विस के प्रति, लोगों के प्रति, संविधान के प्रति इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। ये सारे मूल्यों का समावेश आपके अंदर होना चाहिए, तब आप अच्छे से क्वेश्चन लिख पाएंगे और इसमें ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो इन सारे जो टॉपिक्स की बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इनके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरीज है कुछ इसमें, जिससे बात किया था, जो सर आपकी प्रस्तावना में भी है, जैसे स्वतंत्रता है, नागरिकता है, या जो लॉज आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी, जैसे मूलभूत ढांचे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। या थ्योरी ऑफ एसेंशियलिटी, जो धर्म से संबंधित जो कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है। या समानता का है, या स्वतंत्रता का है। ये सारी चीजें किस प्रकार से काम करती हैं, इनका मूल सार क्या है, किस प्रकार से अप्लाई करती हैं, समाज के लिए क्यों जरूरी हैं, क्या क्या प्रावधान है, क्या कर रहे हैं इसके लिए सरकार, क्या खामियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, किस प्रकार किया जा सकता है और सुधार आगे, या इससे संबंधित समिति क्या है, इससे संबंधित समितियों की रिकमेंडेशन क्या है। ठीक है। इन सारी चीजों को कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद राज व्यवस्था को कैसे याद रखें या कैसे नोट बनाएं, तो इसमें हमने पहले ही बता दिया था कि किस प्रकार से आपको पीछे बताया है कि पार्ट्स में तोड़ लें। जब आप ऊपर से देखेंगे ना, सिंपल सा समझिए कि आप अगर यहाँ पे इस कमरे में खड़े हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा 200 मीटर का या 2 किलोमीटर का, बहुत आप पहाड़ पे खड़े हैं तो 2 किलोमीटर का दिखाई देगा। लेकिन अगर आप यहीं से 500 मीटर ऊपर चले जाएं तो 500 मीटर ऊपर से आपको और ज्यादा दिखाई देगा, फिर और ऊपर चले जाएंगे तो और ऊपर दिखाई देगा, है ना। तो इसी तरह आप जियो सैटेलाइट की जैसे बात करते हैं, जो 2-3 सैटेलाइट ही पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेते हैं, तो वो ऐसा क्यों, वो 36,000 किलोमीटर से ऊपर से देख रहे हैं। तो होता क्या है, उसी तरह सेम पॉलिटी है कि आप संविधान में अगर आप पहले आर्टिकल से बैठ गए कि हमें आर्टिकल पढ़ना है, ये आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये 1 में ये है, 2 में ये, 3 में ये, आप सब भूल जाएंगे, अब वो याद ही नहीं रहेगा।
लेकिन अगर आपको पता है कि किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, राज्य के नागरिक, फिर उसके बाद उनके अधिकार, उन राज्यों की जिम्मेदारी, उनके कर्तव्य, फिर सेंटर का, फिर स्टेट का, फिर उसके बाद अन्य संस्थाएं, फिर उसके बाद जो अनुसूचियां हैं, फिर उसके बाद जो निकाय हैं, फिर इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, या फिर जो अब ऐतिहासिक क्रम की ही बात करें, ऐतिहासिक क्रम में बात कर रहे हैं, तो हमारा होता क्या, ऐतिहासिक क्रम में आते हैं बेसिकली मानते ऐसा है कि 1773 से बनना शुरू हुआ था, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट से बात करते हैं हम 1947 तक, ये पूछा जाता। तो अब 1773 से 1947 के बीच में जो भी एक्ट आए हैं, चार्टर एक्ट है, फिर रेगुलेटिंग या पिट्स इंडिया एक्ट है, या फिर इंडियन जो लेजिस्लेटिव एक्ट है, जैसे 1909 का, 1919 का, या 1935 का, उससे पहले जो चार्टर एक्ट है, ठीक है। तो उन चार्टर एक्ट्स के पीछे के हिस्ट्री क्या है, अगर आपको हिस्ट्री पता है कि 1773 का जो पहला फर्स्ट चार्टर एक्ट था, इसके पहले तो ब्रिटिश कंपनी आज़ाद थी, एकदम मोनोपोली थी, कोई उस पर रेगुलेशन नहीं था, कंपनी एक इंडिपेंडेंट इकाई थी, ठीक है, जिसको पूर्व में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं था। 1773 से फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल करना कुछ शुरू हुआ, वो भी रेगुलेट क्यों, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट इसका नाम ही है, ठीक है। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर उसके बाद जो डिफरेंट चार्टर एक्ट आए। तो वो चार्टर एक्ट क्यों आए, क्या परिस्थितियां बदल रही थी, उनके क्या क्या प्रावधान, अगर आप देखेंगे उनके प्रावधानों को, तो उस टाइम का ऐतिहासिक स्थिति या जो घटनाक्रम है, विश्व में व्यापार किस प्रकार काम कर रहा था उस समय, किस प्रकार भारत की भूमिका थी, इन सारे पहलुओं को आप देखेंगे कि भारत में कौन कौन से, जैसे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके आर्टिकल भी बदल रहे थे, ठीक है। जिस तरीके से डिमांड थी, जो ब्रिटेन में जो हालात थे, ब्रिटिश की जो स्थिति थी, उसी के अकॉर्डिंग जब हम आगे इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो अगर आपके पास एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चल जाएगा किसी भी चीज़ का, तो आप भूलेंगे कम। जैसे आप या राइट टू एजुकेशन के ही बारे में बात करें, तो राइट टू एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये किस लिए आया, कब आया, एक बार अगर आप समझ लेंगे, फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान क्या कौन से तथ्यों को या किस प्रावधान के तहत ऐसा कार्य किया गया, या इससे ये प्रावधान मजबूत होता है, ठीक है, फिर सरकार की जिम्मेदारी कौन सी इसके तहत पूरी होती है। तो ऐसे अगर आप कड़ियों को जोड़ के पढ़ेंगे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। और नोट्स बनाने का भी यही तरीका है कि अगर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो उसके लिए एक पेज डेडिकेट कर दे, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम लास्ट लाइन तक आप लिख दिए, तो अब अगर नई चीज़ें आएंगी तो आप ऐड ऑन कहाँ करेंगे, ठीक है। पहला चीज ये कि हर पेज में आप कम से कम आधा पेज हमेशा छोड़े रखें, क्योंकि उसमें कम से कम चीजें उसमें ऐड करते रहें, जो चीजें रिसेंट डेवलपमेंट है। दूसरी चीज ये है कि उसमें डायग्राम बना के कोशिश करें कि डायग्राम ज्यादा से ज्यादा बनाए, जैसे आप चार्ट बना दिए, फिर ग्राफ बना दिए, पॉइंटर में ज्यादा लिखिए, ठीक है। कीवर्ड का यूज करिए, कीवर्ड्स का यूज करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम पोथी पत्रा की तरह पूरा अपना लिख दिए, आपकी कॉपी और लक्ष्मीकांत में कोई फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या लक्ष्मीकांत पढ़ना क्या आपकी कॉपी, दोनों बात एक ही है, तो फिर फायदा क्या नोट्स बनाने का। तो कीवर्ड्स लिखिए ऐसे कि जिनको देखते ही आपको याद आ जाए, क्योंकि आपको आखिर में रिवीजन 10 दिन के अंदर आपको पूरा यूपीएससी का जितना भी आपने पढ़ा है सब रिवीजन करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप वहाँ पेपर में परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे में क्या है कि आप कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा लिखिए और उनको रिवीजन करते रहिए, और कीवर्ड ऐसे लिखिए कि जिसको देखते ही आपको उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके सारे प्रोविजन, सारे क्लॉज, उससे संबंधित अगर समझे तो सारी चीजें 360 डिग्री में आपको याद आ जाए। आपको वही प्रॉपर तरीका है नोट्स बनाने का, ठीक है। तो कुछ चीजें आप याद रखिएगा कि नोट्स में पर्टिकुलर अगर महिला के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर जैसे महिला लिखा है आपने, ठीक है, तो महिला लिखने के बाद जो है कम से कम 3-4 पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि 3-4 पेज के आपके कंटेंट पूरे साल में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक जगह लिखेंगे तो याद करते रहेंगे, ठीक है।
अब दूसरी चीज क्या है कि अब महिला के बारे में अब यही नहीं कि जब जो जो चीज नहीं जरूरत है वो भी छाप दिए। आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो उसमें महिला संबंधित कीवर्ड सारे लिख दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पेस रखिए नई चीजों को भी जोड़ पाने का। फिर वरना स्टिकर, जो स्टिक नोट्स होते हैं वो इतने लगा देंगे कि कॉपी इतनी पतली इतनी मोटी हो जाएगी, आप ही नहीं खोल पाएंगे, आप देखेंगे ही नहीं। होता क्या है कि जितना आपका बल्कि नोट्स होता है उतना रिवीजन करने में लिथार्जिक फील होता है, तो आप करते नहीं हैं, लेजीनेस अपने आप आ जाता है देख के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, मेंस कब लिखना शुरू करें, वो पहले ही बात कर चुके हैं। इसका कोई भी मुहूर्त नहीं है, आप इसी दिन से ही लिखना शुरू करिए कि आपको क्या लिखना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यही लिख दीजिए, लिखिए कि आप दिन भर क्या किए हैं। उसकी भी आप कोशिश करिए कि मेन बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रो किस तरीके से लिखना है वो देखिए लिख के। ठीक है, आप किसी चीज पे भी लिख सकते हैं। अब इसमें अगर सोर्सेस की बात करें कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, तो सिंपल सा है कि एनसीईआरटी पढ़िए, लक्ष्मीकांत से आप रेफरेंस ले सकते हैं, आयुष बाबा का भी वैन देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि अगर आपको बहुत डीप जाना है, वैसे ये भी सेचुरेट कर चुकी हैं चीज़ें, आप करंट अफेयर पर ही ज़्यादा रिलाई करिए। डीडी बसु या सुभाष कश्यप हैं, हम लोगों ने यही पढ़ा था, लेकिन हम अभी रिकमेंड करेंगे कि इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल में कुछ फ़ायदा नहीं होता इतना ज़्यादा जान के, क्योंकि वो लिख विख पाते नहीं हैं हम लोग। जो बेसिक फैक्ट है वही लिख दें, उस पर ही बहुत नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसका वेबसाइट के लिए क्या है कि पीआरएस एक वेबसाइट है, पीआरएस में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ को कवर करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि पीआईबी भी आप देख सकते हैं। फिर पीआई, इसके अलावा जो है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में आता ही रहता है न्यूज़। ठीक है, तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे पॉलिटी से रिलेटेड, कि पॉलिटी को किस तरीके से कवर करना है, कैसे कवर करना है, हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, पॉलिटी में किस तरीके से मार्क्स आ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि आपको अगर एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको पॉलिटी में ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि ये आपको एक एक्स्ट्रा वेटेज देते हैं आपको क्वालिफाई इजीली करने के लिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अपना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि 7 से 8 दिनों में अगले जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य तक का कोर्स जो है कवर कर सकें, जिससे आप लोग कम से कम टेस्ट देना स्टार्ट कर सकें एक बार। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप जब, क्योंकि पॉलिटी सबसे पहले इसीलिए रखा गया है कि पॉलिटी में एक बार क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप फैमिलियर रहते हैं, तो आपको स्टार्ट करना जो है आसान होता है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक एक करके जो है ज्योग्राफी पे आएंगे, फिर हिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।